नमस्ते। मैं वैद्य योगेश पांडे रस हृदय की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। रस साधना इस चातुर्मासीय रस अध्ययन सीरीज में आज का दूसरा सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। सत्र की शुरुआत हम धन्वंतरी श्रवण से करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढनावानीलं प्रौढनावाग्निम्। मैं वैद्य पातकाले सर का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। वैद्य पातकाले सर ने अपना बीएमएस गोवा के गोमंतक कॉलेज से पूरा किया हुआ है। सर ने एमटी रसशास्त्र पुणे के सुमतिभाई शाह इस कॉलेज से पूरा किया है। उसी के साथ बीए संस्कृत की डिग्री भी सर ने प्राप्त की हुई है। फिलहाल सर उनके क्लिनिक योगक्षेम आयुर्वेद जो पुणे और कोल्हापुर और उनके नेटिव प्लेस उपे रत्नागिरी में जो स्थित है वहाँ पे रुग्ण सेवा कर रहे हैं। साथ ही में सर रसहृदय फार्मेसी के को फाउंडर हैं। इसी के साथ सर ने अनेक जानी मानी आयुर्वेद फार्मेसी में एज अ प्रोडक्शन एडवाइजर के के रोल में काम किया हुआ है। सर को गत वर्ष में आयोजित किए हुए आयुर्वेद कुंभ में यूथ वैद्य आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सर ने अपने यूजी के कार्यकाल से ही औषधि निर्माण शुरू कर दिया था और वो कंसिस्टेंटली औषध निर्माण अभी भी अ, ग्रंथोक्त पद्धति से करते आ रहे हैं। विशेषतः पार्थ सर ने उनके सीनियर वैद्य गौरव डोंगरे सर के साथ पहली बार कुछ सालों पहले पारदर्श संस्कार सक्सेसफुली पूरा किया हुआ था और अभी हम रसहृदय फार्मेसी में पारदर्श संस्कार 8 बार पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सर अनेक औषधि निर्माण कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं जो पुणे, नासिक, गोवा, गुजरात और भारत के कई अन्य शहरों में भी सर ने औषधि निर्माण कार्यशाला की है। पार्थ सर के रसशास्त्र के प्रति डेडिकेशन सराहनीय है। रसशास्त्र ग्रंथों का सटीक अध्ययन ये सर की खासियत है। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो आज हमारा दूसरा सत्र है पोर्टली कल्पना के ऊपर, पोर्टली कल्पना की क्लिनिकल यूटिलिटी उसमें भी स्पेसिफिक धातु गर्भ पोर्टली इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं पार्थ सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर प्लीज आप अपना लेक्चर शुरू। बस एक्चुअली इस पोर्टली कल्पना की सीरीज का ये दूसरा सेशन है और ये जो हम चातुर्मास में रसकल्प अध्ययन या रसशास्त्र के कल्पनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसमें से दूसरा सेशन। पिछली सेशन में हमने पोर्टली कल्पना के बेसिक्स देखे थे, जैसे कि पोर्टली कल्पना क्या है, निरुक्ति से लेके पोर्टली कल्पना का निर्माण कैसे होता है, वो परंपरा में कैसे प्रसिद्ध थी, उसके प्रकार, और आगे जाके कुछ पोर्टलियों का जो जैसे कि हेमगर्भ, सुवर्णसूत, विषगर्भ और लक्ष्मी विलास की पोर्टली, ऐसे कुछ अनुभूत पोर्टलियां ऐसे हमने पिछली बार उसका अध्ययन किया था। तो इस सेशन में हमारे अभी लेक्चर हमने जानबूझ के रखे हैं। ये लेक्चर है पोर्टली का क्लिनिकल यूटिलिटी नाम दिया है, लेकिन इसका जो जो मैं पार्ट अभी लेने वाला हूँ उसमें अलग अलग गर्भ पोर्टलिया जो है, यानी पिछली बार हमने थोड़ी अनुभूत, थोड़ी एक हेमगर्भ ऐसी पोर्टलिया देखी थी। आज हम सब धातु गर्भ पोर्टलिया देखेंगे, जिसमें धातु ये प्रधान है और के साथ अन्य पारद गंधक या फिर रस सिंदूर, पारद भस्म इत्यादि घटक द्रव्य आते हैं, लेकिन उसमें कोई एक भस्म प्रधान है। तो गर्भ पोर्टलियों में भी धातु गर्भ वाली जो पोर्टलिया है उसे आज हम अध्ययन के लिए लेने वाले हैं। इसमें से मेरा सेशन जो है, इसमें मैं आपको इसके अध्ययन की जो
थोड़ी सी मेथड और ग्रंथ अलग अलग पोर्टलियों के बारे में क्या क्या बताते हैं, इस पे फोकस करने वाला हूँ। और दूसरा जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें सतीशा सर आएंगे, वो एक्चुअली आपको अलग अलग क्रिटिकल और एक्यूट भी ऐसे अलग अलग केसेस प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें एक्चुअली क्लिनिकल यूटिलिटी पोर्टफोलियो की उन्होंने उनके प्रैक्टिस में किधर की है वो अच्छे से सर बताने वाले हैं। तो पहले हम उसके अध्ययन के विधि या फिर ग्रंथोक्त पोर्टफोलियो के बारे में क्या बातें आई है, इसके बारे में ज़्यादा देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये टॉपिक एक्चुअली चालू करने से पहले हमारे वंदनीय सभी गुरुजन और रसेश्वर इनको प्रणाम करके आगे जाते हैं। रसो वै सहा इति श्रुति यस्मात् सूतम जगत्त्रयम् ध्यायन्ति योगिनो नित्यम तम नमामि रसेश्वरम। इसी के साथ मेरे सभी गुरुजन वैद्य रघुवीर भिड़े सर, वैद्य अनिल पानसे सर, वैद्य योगेश बेंडाले सर और वैद्य नीलेश कोरडे सर, और इन सबके जो महागुरु रह चुके हैं वो कोल्लटकर सर, इनको मैं पहले इनका स्मरण करता हूँ और आगे जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो आज हम धातु गर्भ पोर्टलिया देखने वाले। तो इसमें पोर्टली कल्पना के बारे में फिर से नहीं बता रहे, क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में हो चुका है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो उस लेक्चर में सुन सकते हैं। तो आज हम डायरेक्टली एक एक धातु गर्भ पोर्टलिया देखते जाने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहले आएगी लोह गर्भ पोर्टली। सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो गर्भ पोर्टलिया होती है, इनमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे शुक्र शोणित जीव गते, ऐसे जो गर्भ की व्याख्या होती है, उधर शुक्र, आर्तव और जीव ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जीव सबसे महत्वपूर्ण, तभी वो सजीव व्यक्ति के स्वरूप में उस गर्भ का आगे जाके विकास हो पाएगा। तो वैसे ही धातु गर्भ पोर्टलिया जब हम कहते हैं तो शुक्र और शोणित रूपी पारद और गंधक, जो शिव वीर्य और पार्वती रज है, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण घटक रहते ही हैं, लेकिन उसी के साथ तीसरा जीव जैसे कोई एक भस्म रहता है। तो ये जो भस्म रहता है, एक भस्म या भस्म का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, जैसे त्रिधातु गर्भ पोर्टली में ये जो भस्म है, ये भस्म सबसे प्राधान्य से गुण दिखाने वाला है। तो हमारी चिकित्सा में हमें जब इसकी यूटिलिटी करनी है, हमें जब इसका एप्लीकेशन करना है, तब उस भस्म के गुण हमें ज्यादा पता होने चाहिए। उसके साथ जो पारद गंधक आएंगे वो एक तरह से योगवाही स्वरूप में संयोग में काम करने वाले। तो ये जो भस्म है, इनके गुण बढ़ाने का काम पारद गंधक, कज्जली या रस सिंदूर इत्यादि चीजें करती है। और वैसे ही इन भस्मों में कितनी भी अच्छी बना लो आप, फिर भी ऐसे ग्रंथ ने कहा है कि कुछ अंश में थोड़े से दोष बच जाते हैं। वो दोष दूर करने का काम पारद गंधक का संयोग करता है जब उसके साथ। अब ये दोष का मतलब टॉक्सिसिटी, ऐसे टिपिकल जो आजकल फेमस है वो नहीं लेना चाहिए। उसकी गुण प्रकट जो होने चाहिए शरीर में जाके, वो पूरी तरह से नहीं हो सकते। इसी तरह का सिर्फ दोष है। दोष का मतलब कुछ गलत बात है ऐसे नहीं, अगर अच्छा भस्म बना है तो सिर्फ उसके सभी के सभी गुण शरीर में जाके प्रकट नहीं हो सकते, ये दोष रह जाता है। और वो दोष दूर करने के लिए पारद का उसके साथ संयोग होना जरूरी होता है। जब पारद उसके साथ संयोग में आ जाएगा तो पारद मूर्छित स्वरूप में, कज्जली के स्वरूप में, रस सिंदूर के स्वरूप में, तो उसके गुण पूरी तरह से प्रकट होने लगेंगे। और वैसे ही इन भस्मों की वजह से पारद के भी गुण प्रकट होना चालू होता है। तो व्यवहार के लिए हम कह रहे हैं कि पारद यानी भस्म ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही पारद भी इंपॉर्टेंट रहता ही है। पारद शरीर में सभी कर्म दिखा सकता है। तो इसी सीरीज का पहला कल्प है, वो है लोह गर्भ पोर्टली। तो नाम से ही पता चलेगा हर एक पोर्टली में लोह गर्भ, तो इसमें लोह ये द्रव्य प्रधान रहने वाला है। तो आपके सामने छोटे बॉक्स में उसके ग्रंथोक्त जो लिटरेचर है वो भी रखा हुआ है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि लोह गर्भ पोर्टली में या अन्य भी आगे जाके बहुत सारी जो गर्भ पोर्टलियां, धातु गर्भ पोर्टलियां हम देखेंगे, उसमें मेजर ऑफ द टाइम्स भस्म सबसे प्रधान द्रव्य रहता है। उससे 1/10 ही ऑलमोस्ट बहुत बार कज्जली रहती है, और उससे भी बहुत कम मात्रा में, यानी उसके ऑलमोस्ट 1/4 इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा विशुद्ध यानी शुद्ध गंधक डाला जाता है। और उससे भी 1/4 क्वांटिटी में ऑलमोस्ट सुवर्ण तंतुखंड ऐसे ग्रंथ में बताया जाता है। तो तंतुखंड
यानी स्ट्रिंग्स गोल्ड की लगाई जाती थी पोटली के ऊपर, दिखने में भी अच्छा दिखता था और घिसते वक्त भी घिस जाएगा तो उसके वीर्य भी आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं प्रैक्टिस में, और अच्छा हो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रिंग निकलती है, उसके पूरे गुण शायद आएंगे। सो अभी ऐसे किया जाता है कि हम सुवर्ण तंतुखंड की जगह पे सुवर्ण भस्म ऐड करते हैं, तो गुणों का भी वर्धन होता है। तो जनरली गर्भपोटलियों में धातु का भस्म, उसके साथ पारद गंधक की कज्जली या रस सिंदूर, उसके साथ थोड़ा सा शुद्ध गंधक और थोड़ा शुद्ध सुवर्ण भस्म, ऐसे सब कुछ आता है। इसीलिए दो ऐसे सोचने के लिए ठीक है कि ये धातु गर्भपोटलियों में वो जो धातु है, जैसे इधर लोह, यही प्रधान है, तो अकेला लोह जो भस्म भी क्यों ना यूज करे, लेकिन इसमें उसके साथ सुवर्ण अल्प मात्रा में जोड़ा जाता है जो कि उसका वीर्य बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसके साथ पारद भी होता है जो उसके गुणों को प्रकट करने में बहुत सहायता करता है या गुणों का वर्धन करता है, और गंधक में पाक किया जाता है जिससे उसमें और ज्यादा सूक्ष्मत्व और कुछ हद तक तीक्ष्ण गुण दिखाने की ताकत, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए पोटलियां सिर्फ भस्म से अलग हो जाती है। तो अभी लोह गर्भ पोटली के जब हम बात करें तो पोटलिया यानी भस्म और पारद का संयोग ऐसे सोचेंगे तो एक ग्रंथोक्त सूत्र जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था सब जगह पे ज्यादा अप्लाई होता है। तो सिर्फ पोटली के लिए नहीं, पोटली, परपटी, कुपीपको, इन सब में जिधर जिधर, या खलवीय में भी जिधर जिधर एक धातु और उसके साथ कोई पारद ऐसे आ जाता है तो उसके गुण क्या हो सकते हैं, इसके लिए रसेंद्र चूड़ामणि ने एक बहुत श्लोक दिया है। इसमें से आज अभी इधर हम सूत्र देख रहे हैं वो सिर्फ उसमें से एक पार्ट है। लोह पारद के साथ जब आता है तो क्या होता है, तो उसके बारे में कहते हैं राग तीक्ष्णात परो नहीं और शूलामयान लोहयुग। तो रसेंद्र चूड़ामणि कहता है शूलामयान लोहयुग हंति रसा। जब पारद के साथ आ जाता है तो वो शूल शामक हो जाता है। और ये शूल का मतलब सिर्फ इधर सार्वदेहिक या कोई अंग का शूल, किसी भी अंग का, शाखाओं का शूल ऐसे नहीं इधर लेना चाहिए। इधर शूल का मतलब ज्यादा करके परिणाम या पक्ति शूल है। तो लोह और पारद ये संयोग परिणाम शूल या पक्ति शूल में ज्यादा कार्यकारी है। वैसे ही अन्य जगह पे या फिर रसोदय तंत्र, रसायनव तंत्र जैसे ग्रंथों में और एक सूत्र आता है जिसमें कहा है राग तीक्ष्णात परो नहीं। तो पारद में रंजन करने की या शरीर में जाके रंजन करने की सबसे श्रेष्ठ शक्ति लोह भस्म में है या तीक्ष्ण लोह में। तो ये दोनों को सोचेंगे तो क्लिनिकल यूटिलिटी हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमें जिधर जिधर लगता है कि शरीर में रंजन कर्म ठीक से नहीं हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पांडु, कामला, हलिमक, ऐसे व्याधि। तो ऐसे व्याधियों में जिधर रंजन बिगड़ चुका है उस जगह पे लोह और पारद ये संयोग यूज हो सकता है। इसका मतलब लोह गर्भ यूज हो सकती है। और शूलामयान परिणाम शूल की परिस्थिति या पक्ति शूल की परिस्थिति अगर है, उसके साथ रक्त धातु की भी दृष्टि है, तो ऐसे जगह पे भी हमें लोह गर्भ यूज करने के लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्रंथोक्त जो सूत्र में चीजें आई है इसके हिसाब से अगर उसकी योजना कैसे करनी है लोह गर्भ पोटली की, इसके बारे में देखने जाएंगे तो उधर आता है कि मात्रा 1 से 3 गुंजा तक की मात्रा बताई है ग्रंथ ने। सो टेंटेटिवली आपको मैक्सिमम, मैं हर एक स्लाइड में अभी एक ये स्लाइड हर एक कल्प की देने वाला हूं। इसमें एक ही याद रखिएगा कि जो मात्रा लिखी है आवर्त में, क्योंकि ग्रंथ में आवर्त में नहीं बताई हुई, ग्रंथ में गुंजा में बताई हुई है। तो 1 से 3 गुंजा तो आवर्त के स्वरूप में अगर यूज करनी है तो 42 राउंड्स घिसने हैं, यानी 1 रुपए का छोटे कॉइन इतने अनुपान में अगर राउंड्स घिसेंगे तो 42 राउंड्स से लेके आप 120 राउंड्स ऐसे दिन में 3 बार तक भी दे सकते हैं। तो इसकी बड़ी मात्रा देके चलती है ग्रंथ के हिसाब से ही। जनरली हम देते वक्त अगर जरूरत है तो सिर्फ 42 राउंड से एक बार रसायन काल में ही देते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम डोज हर एक पोटली का पता होना चाहिए, इसलिए वो डोज लिख के रखा हुआ है। मैक्सिमम 120 राउंड्स दिन में 3 बार इतनी भी पोटली दी जा सकती है। ऑफ कोर्स आपको तारतम्य रखना पड़ेगा, जैसे अगर रुग्ण में मलबद्धता ज्यादा है तो लोह भस्म ये खुद ग्राही है तो इतनी बड़ी मात्रा नहीं चलेगी, उसमें अल्प मात्रा ही देनी पड़ेगी, या अनुपान वैसे देना पड़ेगा जो अनुलोमक होगा। इसलिए 120 राउंड्स 3 बार ये ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा है। सो अनुपान जो है वो जनरली सभी पोटलियों को आर्द्रक सोरस और मधु ये अनुपान चलता है, बट ऑफ कोर्स ये तीक्ष्ण है आर्द्रक सोरस।
अकेला मधु भी दे सकते हैं, या रोगानुरूप हर एक पोटली के बारे में कॉमन रहेगा फैक्टर, रोगानुरूप अनुपान दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वातरक्त जैसे कंडीशन में आपने डिसीजन लिया कि आपको लोह गर्भ पोटली इस्तेमाल करनी है, तो उधर आपके लिए गुड़ची स्वरस या गुड़ची क्वाथ ये बहुत अच्छा अनुपान रहेगा। वैसे हर एक व्याधि के हिसाब से, या कभी आप अम्ल पित्त जैसे व्याधियों में इस्तेमाल कर रहे हो तो सारीवा के फांट के साथ, अम्ल की स्वरस के साथ, ऐसे भी अनुपान आप आपके युक्ति के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो और डोज का डिसीजन ले सकते हैं। जनरली लोह गर्भ जो है वो व्यानो रसायन काल में तो हर एक पोटली इस्तेमाल की ही जा सकती है, व्यानोदान काल में कर सकते हैं अगर हमें व्यान वायु पे और रक्त विक्षेपण क्रिया पे अगर ज्यादा काम करना एक्सपेक्टेड है तो व्यानोदान में यूज कर सकते हैं, यानी खाने के बाद। और समान काल ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि आगे देखेंगे हम ग्रहणी जैसे भी फलश्रुति है, तो अगर वैसे है तो समान काल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ घीस के लेना ये इंस्टेंटली तब पॉसिबल नहीं, लेकिन एक याद रखिए पहले घीस के अनुपान के साथ निकाल के पोटली को रखा जा सकता है, वो कुछ खराब नहीं होती अनुपान में मिक्स होके रहेगी। तो वैसे ही आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि प्लेट में लेके रखिए वो अनुपान के साथ घिसा हुआ पूरा मटेरियल, और आधा खाना होने के बाद आपको अवलेहन के स्वरूप में लेना है और फिर से बचा हुआ आधा खाना बाद में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक लोह गर्भ के बारे में थोड़ा सा शायद अभी आप मोबाइल पे अगर देख रहे होगे तो ये स्लाइड पूरी पता नहीं चलेगी, बाद में आपको रिकॉर्डिंग में या पीपीटी भी शेयर कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन कि लोह गर्भ जरा थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है, बहुत आसान है इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए उसका थोड़ा अध्ययन का विधि थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि हम खुद करते वक्त उसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो इधर हमने उसके सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जैसे शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, सुवर्ण भस्म, एक के नीचे एक है, और उसके आगे रसपंचक, दोषघ्नता, रोगघ्नता, ये सब बातें बताई हुई है। तो इसमें से क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में भी देखा है कि पूरा कल्प मिलके ऊपर के हर एक पॉइंट को कॉमनली निकालना या उसकी एडिशन करना, इस हिसाब से उस कल्प का भी एक रसपंचक और दोषघ्नत्व, रोगघ्नत्व ये निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो तिक्त, कटु, कषाय, मधुर ऐसे रस ज्यादा है इस कल्प में। शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, कटु विपाक है जो जो कहा कि मलबद्धता कर सकता है, इसलिए लोग अगर पोटली बड़ी मात्रा में देंगे तो। स्निग्ध और सर ये गुण है उसमें, उसके साथ ही कुछ हद तक शोषण करने का भी गुण है तिक्त रस के कारण आने वाला। और दोषघ्नत्व देखेंगे टिपिकली ज्यादा ऊपर अगर देखते हैं इंग्रेडिएंट वाइज, तो कफ पित्त हर विशेष करके लोह गर्भ पोटली है ऐसे हमें पता चलेगा। तो क्योंकि मलबद्धता भी करने वाली है, वातवर्धक थोड़ी मात्रा में हो सकती है, उसके लिए अनुपान एडजस्ट करके ऑप्शन हो सकता है। सो कफ पित्त हर ये एक विशेष है लोह गर्भ पोटली का। और व्याधि की एक बड़ी लिस्ट मिल जाएगी हमें इंग्रेडिएंट वाइज। तो मेनली अर्श, गर्विष, ज्वर, कंडू, कृमि, क्षय, कुष्ठ, मेदो रोग, मेह, पांडु, शोथ, शूल, क्षय, विषम और विष, ऐसे हमें इसमें से व्याधि महत्वपूर्ण मिल सकते हैं। अभी इसमें से कुछ व्याधि हम आगे जाके, जैसे पांडु, ग्रहणी जैसे व्याधि, ग्रंथोक्त तो उसकी जो कुछ फलश्रुति बताई है उसमें भी देखने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग मिल जाएंगी। जैसे कि कुष्ठ में भी लोह गर्भ का इस्तेमाल हो सकता है, कफ पित्त प्रधान अगर कुष्ठ है, थोड़ी शोषण की, तीव्र शोषण नहीं करेगा लेकिन थोड़ी शोषण की अगर जरूरत है तो प्लीहा वृद्धि में इस्तेमाल हो सकता है, ग्रंथोक्त फलश्रुति में नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विसर्प या विष जैसे अवस्थाओं में भी, जिधर शरीर पे विष के कारण, विसर्प का कारण आरक्त वर्णता आई है, दाह हो रहा है, रक्त दुष्टि है जिसमें ज्यादा, ऐसे व्याधियों में भी लोह गर्भ पोटली का इस्तेमाल हो सकती है। उसी के हिसाब साथ उसके कर्म में देखेंगे तो रुद्र, रसायन, वयस्य, वृक्ष, ऐसी लोह गर्भ पोटली है। ये हम इस पूरे अध्ययन से लोह गर्भ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्रंथोक्त अगर फलश्रुति देखते हैं तो उसमें विशेष करके ये बातें आई हुई है। एक तो पांडु, कामला, ज्वरोत्तर, ग्रहणी द्रव। तो ग्रहणी ऐसे टिपिकली आया है, बट वो ग्रहणी का अवस्था कौन सी है, तो ज्वर के बाद में जो बहुत बार ग्रहणी में दौर्बल्य आता है अग्निमांद्य के कारण और या हेतु सेवन के कारण भी,
प्रदर, ये बहुत महत्वपूर्ण व्याधि है जो हमारे अध्ययन में नहीं आई है लेकिन ग्रंथोक्त फलश्रुति में है। रक्त प्रदोषज व्याधि, ओवरऑल जो अभी हमने देखी कि जनरल रक्त प्रदोषज पांडु कामला जैसे व्याधि तो है ही, लेकिन विसर्प तक भी जा सकते हैं। और प्रमेह, प्रमेह भी आपको बहुत सारी पोर्टलियों में कॉमनली देखने को मिलेगा। उसका एक कारण पोर्टलियो में कुछ हद तक, सभी पोर्टलियो में गंधक का अंश आने से हम देखेंगे कि थोड़ा सा शोषण करने की शक्ति आ जाती है, वो थोड़ी रुक्ष हो जाते हैं पोर्टली पाक करने के बाद। तो वो क्लेद शोषण जो एक्सपेक्टेड है वो आपको पोर्टली कल्पना से मिलता है, तो प्रमेह में हर बार देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी डायबिटिक पेशेंट में कोई भी पोर्टली चलेगी ऐसी बात नहीं है। दोष डोमिनेंस क्या है, धातु कौन से दुष्ट है, इसका डिसीजन लेके आप प्रमेह में अलग अलग पोर्टलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण बात है जो है प्रदर जैसे व्याधि। तो शूल जो हम कह रहे थे, हमने कहते वक्त परिणाम शूल उपक्ति शूल कहा, लेकिन और एक महत्वपूर्ण शूल की अवस्था है जो है प्रदर। जब प्रदर जैसे अवस्था स्त्रियों में उत्पन्न होती है जिसके साथ तीव्र या मध्यम स्वरूप का भी उदर शूल रहता है आर्तस्राव के दरमियान, उस जगह पे आप लोह गर्भ पोर्टली का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। अन्य लोह कल्प का भी इस्तेमाल अच्छा होता है चंद्र प्रभावटी जैसे, बट लोह गर्भ पोर्टली भी उसमें बहुत उपयुक्त रहेगी। आर्द्रक जैसे थोड़े से तीक्ष्ण अनुपान के साथ, अगर आर्तस्राव कम हो रहा है तो आर्द्रक जैसे अनुपान के साथ या चित्रक जैसे अनुपान के साथ भी आप दे सकते हो, जिससे स्राव भी अच्छा हो जाएगा और रक्त प्रदोष जन्य जो व्याधि है वो ट्रीट करने के लिए मदद हो जाएगी, शूल शमन भी हो जाएगा। तो सिर्फ परिणाम पक्ति शूल नहीं, उसे थोड़ा कॉमन करने के लिए हम कह सकते हैं कि कोष्ठगत कोई भी अगर शूल है किसी भी कोष्ठ में, तो प्लीहा यकृत की जगह पे भी हो सकता है, गर्भाशय की जगह पे भी हो सकता है। ऐसी अवस्थाओं में आप लोह गर्भ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो और ऑलरेडी प्रैक्टिस में ऐसे करना अभी चालू है। वैसे ही ज्वरोत्तर ग्रहणी द्रव्य, ये लोह जो है वो बहुत अच्छा ग्राही द्रव्य है बिकॉज ऑफ उसका तिक्त रस बताया हुआ है। तो इसलिए देखेंगे आप कि उससे थोड़ी सी मलबद्धता हो सकती है, लेकिन आयुर्वेदिक लोह भस्म से नहीं होती। मॉडर्न आयन सप्लीमेंट से बहुत बार ये साइड इफेक्ट देखा जाता है। हम जो भस्म बनाते हैं वो अनुलोमक द्रव्य से ही सिद्ध होता है, तो जनरली नहीं होगा, बट ग्राही एक्शन मिलेगी। सो ग्रहणी दौर्बल्य जो है जिसके वजह से अन्न का पचन ठीक से नहीं होता, अपक्व अन्न ऐसे ही आगे चला जाता है और मुहुर्बद्ध मुहुर द्रव जैसी मल का स्वरूप आने लगता है, उस जगह पे लोह गर्भ पोर्टली ये बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। और पांडुल कामला में ऑफ कोर्स ये रहने वाला है। तो ये सब जैसे मैंने कहा कि आज मैं जो सेशन ले रहा हूँ इसमें ज्यादा केसेस पे नहीं जाने वाला, ग्रंथोक्त अध्ययन पे रहूंगा। तो इसमें से अभी अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी आपके पेशेंट्स में रहेंगे, तब आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए और एक अध्ययन देखें हम, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक अध्ययन है जो लोह भस्म के बारे में है। लोह भस्म ग्रंथोक्त कौन कौन सी अवस्था में आया है ये भी आप बाद में स्लाइड जूम करके या ऐसे देख सकते हो। इसमें से जो भस्म है इसको एक सर्च देके देखा है, इसके लिए रेफरेंस रसिक पावस्कर सर का वैद्यराज गोल्ड है, उसमें से ये सब अध्ययन किया हुआ है। तो ग्रंथ अलग अलग व्याधियां लिखी है और उसके सामने अधिकार प्लस फल ऐसे लिखा हुआ है। तो अधिकार प्लस फल क्या है वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी औषधि किसी एक व्याधि में आती है जो उसका अधिकार होता है, उस व्याधि के अध्याय में आई है। और दूसरी बात होती है उस कल्प के फलश्रुति में कुछ व्याधि आते हैं जो कि है उसकी फलश्रुति। तो दोनों में हमने ऐसे सर्च किया है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो व्याधि है वो है अरुचि। तो अरुचि में 1+75 का मतलब है अरुचि अधिकरण है, ऐसे लोह के एक ही कल्प है, लेकिन 75 ऐसे कल्प है जिसमें लोह आया हुआ है अरुचि में। तो ये तो जनरल लोह के लिए अध्ययन है, लेकिन इसका फायदा लोह गर्भ पोर्टली कैसे इस्तेमाल करनी है उसके लिए हो सकता है। सो एक तरह से ये स्टैटिस्टिक है आयुर्वेद का, जिसमें आपको पता चलेगा मैक्सिमम टाइम्स लोह भस्म किधर यूज किया जाता है, और लोह भस्म समझ में आएगा तो लोह गर्भ पोर्टली भी समझ में आएगी। ये सब करने की जरूरत है क्योंकि पोर्टलियो का इन डिटेल लिटरेचर क्लिनिकल यूटिलिटी का बाकी रसकल्पा का जैसे अवेलेबल है वैसे वृद्ध वैद्य परंपरा का पोर्टली का लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। इसलिए पोर्टली कल्पना थोड़ी सी पीछे भी जा चुकी थी। अभी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये यूज करने के लिए आपको खुद को
आपका उस कल्प का अध्ययन करना पड़ेगा, तो ही आप डिसीजन ले सकते हो कि किस व्याधि में किधर ये अवस्था में आएगा। सो इधर फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक चीज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप देखोगे तो ज्वर में भी ऑलमोस्ट 65 + 221 इतने कल्प में लोह है। तो लोह गर्भ पोटली का इस्तेमाल ज्वर की अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन जैसे एक्सप्लेन किया तीव्र नया अगर ज्वर है तो उसमें लोह गर्भ का इस्तेमाल नहीं होगा। जीर्ण ज्वर जब हो जाता है बट अग्निमांद्य रहता है और जिसमें ग्रहणी में दौर्बल्य आना चालू हो जाता है, कभी कभी जो अतिसार की हिस्ट्री अगर रहेगी तो ज्यादा ही ये एक्टली देखने को मिलता है पेशेंट में। ऐसे कंडीशन में लोह गर्भ पोटली बहुत अच्छी काम करेगी इस हिसाब से। वैसे ही अगर देखेंगे हम तो कुष्ठ में 140 टाइम्स और प्लस 35 टाइम्स देखेंगे तो कुष्ठ की कफ पित्त प्रधान थोड़ी क्लेद युक्त ऐसे अगर अवस्था है तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे आप हर एक व्याधि के बारे में बाद में देख सकते हैं। हमें आज थोड़ी ज्यादा पोटली लेनी है, इसलिए मैं हर एक वर्ड रीड नहीं करते बैठूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह से लोह गर्भ पोटली कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारी जो पोटली है वो है अभ्र गर्भ पोटली। तो अभ्र गर्भ पोटली का भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट में अध्ययन हम करेंगे। अभ्र गर्भ पोटली जो है वो ग्रंथोक्त अगर देखेंगे तो 4 पल अभ्रक भस्म, पारद भस्म 1 कलश। अभी पारद भस्म बनाना इम्पॉसिबल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही बड़ी टास्क है जो आज तक हम भी अचीव नहीं कर पाए। तो वृद्ध वैद्य परंपरा से पारद भस्म के जगह पे रस सिंदूर लिया जाता है, सो हम भी वही करते हैं। पारद भस्म 1 कलश है, उसके ऑलमोस्ट 1/16 हो गया, यानी अभ्रक के, तो अभ्रक ही प्रधान है। विशुद्ध गंधक चूर्ण उस कम मात्रा में और सुवर्ण भस्म भी अल्प मात्रा में है इसमें। तो इस तरह से अभ्र गर्भ पोटली बन जाती है। इसमें एक विशेष है, पारद भस्म के जगह पे या पारद भस्म या रस सिंदूर हम यूज करेंगे तो मूर्छित पारद सिर्फ कज्जल के स्वरूप में नहीं, इधर सिंदूर के स्वरूप में आता है। सो जो पारद भी खुद तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, ऐसे पारद इस अभ्रक के साथ जोड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म स्रोतों में तो वो बहुत अच्छा आ जाता है अभ्रक भस्म में इस पोटली के विधि विधान की वजह से। उसके बारे में अगर ग्रंथोक्त एक छोटा सा सूत्र देखते हैं तो बलम व्योमनी ऐसे कहा हुआ है कि जब पारद के साथ अभ्रक आएगा तो वो पारद को क्या प्रदान करता है या शरीर में क्या प्रदान करेगा अभ्रक भस्म, तो बलम व्योमनी। अब व्योम यानी अभ्रक, बल देने का काम करता है। तो इस पोटली के बारे में सबसे अगर महत्वपूर्ण बात कुछ है तो वो है ये सबसे आसान तरीके से याद रखने के लिए ये बल्य पोटली है। तो बल्य का मतलब अलग अलग जगह पे हो सकता है। बल यानी शरीर बल, बल यानी अग्नि बल, और सबसे इंपॉर्टेंट बल का मतलब और एक मनोबल भी हो सकता है जिसमें अभ्रगर्भ पोटली बहुत अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो उस पोटली का भी हम देख रहे हैं, उसी तरह से अध्ययन किया हुआ है। ये भी मैं इन शॉर्ट आपको सिर्फ बताता हूँ, आप बाद में इसको थोड़ा शांति से पढ़ सकते हैं या खुद भी ये टास्क कर सकते हैं। तो जनरली इंग्रेडिएंट वाइज देखेंगे तो कषाय मधुर कट्टू इस तरह से हम सोच सकते हैं। शीत वीर्यात्मक ही है ये भी पोटली, मधुर विपाकी है, स्निग्ध है, गुरु है गुणों में, सबसे इंपॉर्टेंट त्रिदोषहर है। अभी त्रिदोषहर में से वात पित्त हर रहती है अभ्रक भस्म खुद ही, और अकफ कहा हुआ है तो कफ बढ़ाती नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अभ्रक की, वो कफ का विकृत कफ को कम करती है, शमन करती है या क्षय करती है। लेकिन प्राकृत कफ शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना रहे इसके लिए अभ्रक भस्म ये बहुत अच्छा द्रव्य है। तो सिर्फ प्राणव स्रोतस नहीं, जिधर जिधर कफ है, जैसे संधि भी हो सकती है जिधर श्लेषक कफ है तो उसका कार्य कम हो जाता है और कटकटायन होता है, तो उसका कार्य अच्छा करने का काम एक्चुअली अभ्रक भस्म करती है। उसके साथ ऑफकोर्स स्निग्ध गुण के और द्रव्य भी जोड़ने पड़ेंगे। उसकी फलश्रुति बहुत ज्यादा मिल जाएगी इंग्रेडिएंट के वाइज, जैसे आम, अग्निमांद्य, अर्श, रुचि, भगंदर, छर्दी, ग्रहणी, गुल्म, ज्वर, कास, क्षय, कुष्ठ इत्यादि इत्यादि बाद में आप पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आयुष्य, बल्य, ब्रूहण, कर्म बहुत सारे मिल जाते हैं। चक्षुष्य, दीपन, धातु वृद्धिकर, हृदय, प्रज्ञाबोधि, रसायन, सद्य प्राणव्यय, तो ये दो महत्वपूर्ण, लेकिन इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो अभ्रक भस्म खुद है इसलिए अभ्रगर्भ पोटली आयुष्य है, और दूसरी बात है सबसे महत्वपूर्ण बात, सद्य प्राण विवर्धन, ऐसे रस धातु प्रकाशकार कहते हैं। तो सद्य प्राण विवर्धन होने की वजह से आयुष्य हो जाती है। और ये पोटली एक्चुअली पोटली कल्पना गर्भ पोटलिया जैसे फेमस है एक्यूट कंडीशन में, ऐसे एक्यूट कंडीशन जिधर प्राण का क्षय हो रहा है ऐसे आपको दिख रहा है, उस अवस्थाओं में
आप अभ्रगर्भपोटलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अभ्रगर्भपोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शरीर के कफ पे या सोम तत्व पे ज्यादा काम करती है, इसलिए कालांतर प्राण हर मर्म में जो विकृतियां आती है और जिसकी वजह से उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण मर्म जो प्राणव स्रोतस के अंडर भी आते हैं, जैसे स्तन रोहित, स्थल मूल इत्यादि, जिधर पुयोत्पत्ति होके, रक्तोत्पत्ति होके, कोष्ठ पूर्णता होके मरण आना, जैसे आजकल निमोनाइटिस की कंडीशंस रहती है, ब्लीडिंग कंडीशंस भी रहती है लंग्स में। तो ऐसी कंडीशन जिधर सद्य मृत्यु नहीं होता, लेकिन इनके वजह से प्राणव स्रोतस में अवरोध क्रिएट होता है, उस अवरोध की वजह से प्राण का कार्य जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसलिए डायरेक्टली, जिसको आजकल आयुर्वेद का प्राण यानी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आजकल जो कोरिलेट किया जाता है और जो O2 सैचुरेशन भी डाउन हो जाता है, ऐसी अवस्थाओं में भी अभ्रगर्भपोटली उस प्राण का भी यानी O2 को भी बढ़ाना, ये भी एक्चुअली काम करती है, ऐसे देखने को मिलता है इमरजेंसी कंडीशन में, आईसीयू में भी यूज करके। और अदरवाइज आपको आप प्राण कर्म जो शरीर के है वो बढ़ाने के लिए, तो गीलन कष्टता अगर है, श्वास कष्टता है, तो ऐसे कर्मों पे भी अभ्रगर्भपोटली बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे लोह का किया था वैसे ही इधर अध्ययन रखा हुआ है सामने, सेम वैद्यराज गोल्ड सॉफ्टवेयर से सॉर्टिंग किया हुआ है। इसमें भी अगर देखेंगे व्याधि, तो मैं अभी नहीं काउंट करते बैठूंगा, लेकिन ज्वर, कास, प्रमेह, श्वास, ऐसी अवस्थाओं में अभ्रक भस्म ज्यादा करके अन्य अलग अलग कल्पों में आई हुई है। और उसी के साथ आंकड़े कम होंगे, लेकिन सेम कंडीशन, जैसे क्षय है, उलक्षत है, राजयक्षमा है, शोष है, बलवर्धक बताया हुआ है, ऐसे बहुत सारे कल्प है जिसमें अभ्रक भस्म आई। जो हम बात कर रहे थे कि बल्य, तो बल्य होने की वजह से, बल्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले धातुओं का बल अच्छा होना चाहिए, इसलिए धातु वर्धन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से शरीर का बल बढ़ेगा। और राज्यक्षमा जैसे व्याधियों में भी हम काम कर पाएंगे, क्षय में हो पाएगा, शोष में हो पाएगा। तो ऐसे सब जगह पे अभ्रक भस्म ज्यादा इंडिकेटेड है, जिधर हम अभ्रगर्भ पोटली का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से जो श्वास कास, ये महत्वपूर्ण व्याधि है शुरुआत में आए हुए, उसमें तो अभ्रगर्भ पोटली बहुत ही कारगर हो जाती है, क्योंकि इस पोटली में अभ्रक भस्म और रस सिंदूर भी आ जाता है, जो कि खुद प्राणव स्रोतस पे काम करने वाला बहुत अच्छा द्रव्य है। तो प्राणव स्रोतस में सूक्ष्म स्रोतों का अमित्व दिखाना और उधर के दोषों को खींच के बाहर निकालना, दोषों का शोधन कर देना, और ओवरऑल फुफ्फुस या कोई भी कोष्ठक का जो रीजनरेशन होना चाहिए, उसके नए सेल्स बहुत अच्छे बनने चाहिए, उसका काम भी अभ्रक भस्म से होता है, तो अभ्रगर्भ से भी होता है। जैसे तरल तरह परमाणु बनाते हैं, ऐसे वृद्ध वैद्य उसको कहते हैं, तो वो कार्य हमें अभ्रगर्भ में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर मात्रा देखेंगे तो ग्रंथोक्त मात्रा इस पोटली की ग्रंथ में ही बहुत अल्प मात्रा है, अर्धभुंज बताई है। इसका मतलब आप 30 राउंड ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम दिन में देंगे तो भी अभ्रगर्भ पोटली काफी है। ये रस सिंदूर उसके में जोड़ा गया, इसलिए उसकी मात्रा भी कम हो गई है, और तीव्र उसमें तीक्ष्णत्व भी अच्छा है कार्य में। तो 30 राउंड दिन में 2 बार इतना ही काफी हो जाएगा। तो रसायन काल में या व्यानोदान काल में हम दे सकते हैं। मधु और आर्द्रक स्वरस जब अवरोध ज्यादा है, तीक्ष्णत्व जरूरी है, तो दे सकते हैं, या तुलसी स्वरस जैसे भी अनुपान इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अकेला मधु भी हो सकता है, या फिर व्याधि के हिसाब से जैसे हमने डिस्कस किया। ये रसायन काल हम हर एक बार अभी देख रहे हैं, तो शायद मैं भूल ना जाऊं, इसलिए पहले ही बता देता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट स्लाइड। कि रसायन काल में बहुत सारी पोटलियां आई है, और सभी पोटलियों में रसायन गुणधर्म होते हैं। तो पोटली कल्पना जो हम घिस के देंगे, उसका सबसे अगर आसान एप्लीकेशन और हमें सबसे अच्छे गुण मिलने के लिए, रिजल्ट्स मिलने के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें अगर कुछ कंसेप्ट है, तो है व्याधि प्रत्यनिकता। रसशास्त्र की खासियत मानी जाती है कि वो व्याधि प्रत्यनिक कल्प होते हैं, इसलिए रसवैद्यों की अगर प्रैक्टिस देखते हैं तो उनका फोकस व्याधि प्रत्यनिकता पे ज्यादा होता है। ऑफकोर्स दोष प्रत्यनिक फॉलोअप के हिसाब से जो कुछ कॉम्बिनेशन में कम ज्यादा चीजें करनी पड़ेगी वो करते ही है, लेकिन कोई रसायन ऐसे उस पेशेंट के लिए अप्लाई करना जो कि व्याधि प्रत्यनिक या उसके शरीर में बिगड़े हुए स्रोतों पे काम करने वाला, उसके शरीर में असार जो धातु हो चुके उसे सारत्व बढ़ाने के लिए काम करने वाला, धातुअग्नि काम पे काम करने वाला, ऐसे कोई एक रसायन उस पेशेंट में देके रखना, और वो लॉन्ग टर्म के लिए उस पेशेंट ने चालू रखना चाहिए।
और उसके साथ फॉलोअप में जो कुछ कम ज्यादा चीजें थोड़ी बहुत दिखेंगी उस पे काम करते रहना। ऐसे रसवैद्यों में मैंने खुद जब सीखा तब बहुत ज्यादा स्टाइल देखी है, और ये स्टाइल के लिए पोट्टली कल्पना ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि पोट्टली कल्पना फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी धातु गर्भ पोट्टलियां है, ये बहुत छोटी नहीं बन पाती, एटलीस्ट 5 ग्राम की वगैरह हमें भी बनानी पड़ती है, तो ये बहुत दिनों के लिए चलती है। कम डोज से तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक भी एक ही पोट्टली काम में आती है। एफोर्डेबिलिटी भी, इसलिए पोट्टली कल्पना होके भी एफोर्डेबिलिटी अच्छी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ही द्रव्य के हमें जो गुण चाहिए, एक ही भस्म के प्रधान गुण उस रुग्ण में दिखने चाहिए, वो पोट्टली कल्पना से हमें दिख सकते हैं। एप्लीकेशन भी आसानी से हो सकता है, और रसायन कार्य एक्चुअली होगा, क्योंकि वो पेशेंट को एक बार बता के रखा तो वो खत्म होने तक कंटिन्यूअसली वो रोज रसायन काल में या कोई भी बताए हुए काल में उस पोटली का सेवन करते रहेगा, और जैसे जैसे शरीर के लिए रसायन साथ में बनते जाते हैं वैसे उसका पूरा कार्य देखने को मिलता है। इसलिए पोटली कल्पना उस तरह से देना कि आपके कॉम्बिनेशन यूज होने ही चाहिए, बट उसके आपके पेशेंट के लिए एक रसायन चूज करके उसका एप्लीकेशन एक साथ होते ही रहना चाहिए, उसके शरीर के धातु धीरे धीरे बलवान होने चाहिए। इसलिए पोटली कल्पना एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसकी विशेषता अगर देखेंगे फलश्रुति की, तो प्राणवायु कर्मक्ष है, अभी हमने बात की। कास श्वास ये ग्रंथोक्त फलश्रुति है। हिक्का, जीर्ण ज्वर में भी बल्य और धातु अग्नि बढ़ाने के लिए अभ्रगर्भ पोटली बहुत अच्छा काम करती है। गर्भिणी छर्दी, ये एक अलग एप्लीकेशन है, डायरेक्टली ग्रंथोक्त है, इसलिए ज्यादा याद रखने जैसे है कि गर्भिणी छर्दी में आपको इसका एप्लीकेशन हो सकता है अभ्रगर्भ पोटली का। और गर्भ विकृति बताइए ओवरऑल, तो बाकी भी गर्भ विकृति जैसे गर्भशोष है तो यष्टिकाश्मरी कल्प जैसे, या यष्टिकाश्मरी सिद्ध दुग्ध है, इसके साथ अभ्रगर्भ पोटली हम बालकों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गर्भिणी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली जीर्ण व्याधियों में भी काम करने वाली, जैसे ज्वर है, लेकिन उतनी ही सद्य प्राणवर्धन है, इसलिए एक्यूट कंडीशन में भी काम करने वाले ऐसे अभ्रगर्भ पोटली हो जाती है। और एक्यूट कंडीशन में जब आपको काम करना है तब उसका मैक्सिमम डोज जो बताया हुआ है, तो एटलीस्ट 30 राउंड्स 2 टाइम्स इतना तो डोज उसका इस्तेमाल करना चाहिए। या बहुत ही ज्यादा कंडीशन डिटोरेटिंग है तो आप इससे भी ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअली कर सकते हो, उसमें सेफ्टी का वैसे इशू नहीं है। अगर वो रुग्ण में 30 राउंड्स दिन में 5-6 बार भी अगर चले गए, अगर उतनी जरूरत है तो भी उसमें कुछ सेफ्टी का इशू नहीं रहेगा, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने में सहायता ही होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे एक महत्वपूर्ण 2 द्रव्य हो जाते हैं लौह और अभ्रक, वैसे तीसरा रस्य शस्त्र का एक महत्वपूर्ण द्रव्य जो है धातु में से वो है ताम्र। तो ताम्र से बनने वाली होती है ताम्र गर्भ पोटली। ग्रंथोक्त फिर से उसका कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ताम्र भस्म उसके 1/10 इतने ही प्रमाण में शुद्ध संस्कारित कज्जली, उसके 1/4 ऑलमोस्ट विशुद्ध गंधक चूर्ण, और उसके ऑलमोस्ट 1/4 इतना सुवर्ण तंतुखंड या फिर सुवर्ण भस्म जैसे हम डाल रहे हैं, ऐसे बताया हुआ है। और मयूरकंठाबा यानी नीली, थोड़ी सी नीलिमा ली हुई या फिर मेनली ब्लैक कलर की हो जाती है। ये अभी जो ग्रंथ में वर्ण बताए होते हैं वो भस्म के वर्ण पे ज्यादा करके डिपेंड है। तो जैसे कुछ कुछ जगह पे उन्होंने आगे रौप्य पोटली देखेंगे तो रौप्य पोटली में बताया कि वो श्वेत वर्ण की हो जाती है, लेकिन उन्होंने ही बताया कि वो रौप्य ही अगर रक्त वर्ण का है तो रक्त वर्ण पोटली, कृष्ण वर्ण का है तो कृष्ण वर्ण। तो आपका भस्म जिस वर्ण का है वैसे पोटली का वर्ण आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपके पास अलग वर्ण का है और पोटली का वर्ण अलग आता है तो ताम्र के साथ नेक्स्ट स्लाइड, जब पारद आता है तो ग्रंथ कहते हैं ताम्रेणापि वात कफामयाम च विविधाम हंति रसा। तो ताम्र के साथ जब पारद होता है तो वो कॉम्बिनेशन वात और कफज व्याधियों पे, और वो भी शूल युक्त वात कफज व्याधियों पे बहुत अच्छा काम करता है। और अन्य ग्रंथ रस हृदय तंत्र जैसे कहते हैं बल रागस तथा स्नेहा कमले च व्यवस्थित, तो बल्य एक्शन, रंजन करने की शक्ति और स्नेहन करने की शक्ति, ये सभी के सभी ताम्र धातु में है। तो ताम्र गर्भ ये भी एक महत्वपूर्ण पोटली हो जाती है, क्योंकि उससे उसमें वो बल्य भी हो जाएगी, वो स्नेहन करने वाली भी कुछ हद तक, ऑफ कोर्स स्नेहन का मतलब घृत जैसे नहीं, बट स्निग्धता शरीर में पर्याप्त मात्रा में रखने के लिए जरूरी उतनी स्नेहन और रंजन करना जो है। तो पांडु जैसे व्याधियों में आगे की जब सतीशा सर की केसेस देखेंगे उसमें उसका भी एप्लीकेशन है कि ताम्र गर्भ कैसे ऐसे जगह पे इस्तेमाल होगा, तो वैसे जगह पे भी काम करने वाली ऐसे ये पोटली हो जाती है। तो
इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ताम्र भस्म बहुत बड़ी मात्रा में है और अत्यल्प मात्रा में सुवर्ण भस्म भी है। तो एक तरह से क्लिनिकल यूटिलिटी के लिए, एक व्यवहार के लिए आसान चीज इसलिए बता के रखता हूं, जब आपको हेमगर्भ पोर्टली अफोर्डेबल नहीं है लेकिन कुछ हद तक वैसे गुण चाहिए, तो ताम्रगर्भ ये भी एक अच्छा विकल्प रहता है, क्योंकि इसमें ताम्र और सुवर्ण ये दोनों द्रव्य जो हेमगर्भ में रहने चाहिए वो इसमें भी आते हैं। ताम्र सुवर्ण हेमगर्भ में भी सुवर्ण ताम्र ज्यादा मात्रा में और सुवर्ण कम मात्रा में है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जितना ताम्रगर्भ में है। बट फिर भी आपको अगर चाहिए कि ताम्र के गुण या वात कफ प्रधान व्याधियों में ही मुझे ज्यादा काम करना है और सुवर्ण भी उसके साथ होना चाहिए, तो ताम्रगर्भ ये बहुत अच्छा अफोर्डेबल विकल्प हो जाता है। ज्यादा हेमगर्भ जैसे महंगा भी नहीं होता। ऑफकोर्स हेमगर्भ की रिप्लेसमेंट नहीं कभी हो सकता क्योंकि उसका वीर्य अधिक है, उसकी अवस्था भी अलग है। नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो योजना जो करनी है, मात्रा जो ग्रंथ ने बताई है वो अर्धा गुंज से लेके 1 गुंजा इतनी अल्प मात्रा ही बताई है। तो इसके वजह से 30 अगर राउंड्स हम देते हैं, 30 राउंड्स आवर तक, तो 2 टाइम पे दे सकते हैं मैक्सिमम, या ताम्र होने की वजह से ये मैक्सिमम मात्रा हो गई। अल्प मात्रा में भी दिया जा सकता है, जैसे बहुत ही अल्प 7 राउंड से भी स्टार्ट हो सकता है, या 21 राउंड सेफली आप यूज कर सकते हैं। 21 राउंड्स एक समय पे ही देना। रसायन या व्यानुदान काल आपकी व्याधि अवस्था जो रुग्ण की है उसके हिसाब से हो जाएगा, और जनरली मधु और आर्द्रक स्वरस के अनुपान के साथ दिया जा सकता है, लेकिन रुग्ण के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ताम्रगर्भ के लिए एक फेमस अनुपान है, तो अगर पित्ताश्मरी जैसे, तो कैलकुलस बिलियरी अगर है, तो ऐसे पेशेंट में जो मूलक का स्वरस रहता है उसके साथ भी ताम्रगर्भ पोटली जैसे कल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वैसे अनुपान युक्ति से हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें इसमें से आगे पोर्टलियो में बहुत ज्यादा मैं चार्ट्स और अध्ययन की विधि नहीं दिखा रहा, क्योंकि इन शॉर्ट शुरुआत के 2 पोर्टलियो में दिखा दी है कि वो कैसे हो सकता है अध्ययन। अभी हम सिर्फ ग्रंथोक्त फलश्रुति ही और कुछ उसकी डिस्कशन ही करेंगे। तो त्रिदोष, कफजन्य त्रिदोष, ऐसे इसकी अवस्था आई है, ऐसे हमें देखने को मिलता है ताम्रगर्भ की, और ये ग्रंथोक्त विधान है। ग्रंथ में ही, सूत्र में आप शुरुआत में बाद फिर से देख सकते हो बाद में, कफजन्य त्रिदोष ऐसे ग्रंथ में ही फलश्रुति में आया है। तो फिर से डिस्कस कर रहे थे जो हम हेमगर्भ जैसे ही, लेकिन अल्प, यानी हेमगर्भ और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। हेमगर्भ हमने डिस्कस किया था जब त्रिदोष जो अवस्था है लेकिन वात कफ प्रधान पित्त क्षीण ऐसी अवस्था जब होती है तब हेमगर्भ बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन कफ प्रधान, टिपिकली एकल कफ प्रधान त्रिदोष अगर है तो इसमें पित्त क्षीण होगा ऐसे नहीं है। त्रिदोष पित्त भी बड़ा हो सकता है लेकिन कफ प्रधान होना चाहिए। तो कफ प्रधान अवस्था में आप ताम्रगर्भ इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफकोर्स पित्त ज्यादा बड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए ताम्र अगर यूज कर रहे हैं तो। श्वास कास ये भी ग्रंथ ने फलश्रुति बताई है। ज्वर है, शूल है, तो त्रिदोषात्मक कफ प्रधान शूल की अवस्था अगर कोष्टांगों में किधर भी है तो उधर भी हमें ताम्र का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। कफ प्रधान वात का अनुबंध अगर ज्यादा नहीं है तो ऐसे कास और श्वास में भी ताम्रगर्भ बढ़िया काम करती है। वार्धक्य और शोष ये थोड़ी सी अलग बातें हैं, बिकॉज ऑफ उसमें सुवर्ण भी एड अप हो चुका है, इसलिए ताम्रगर्भ एकांतिक लेखन नहीं बन जाती। जैसे हमने कहा कि थोड़ी स्निग्धांश भी शरीर में रखने का काम करेगी, तो वार्धक्य और शोष की अवस्थाओं में ग्रंथ ने ही डायरेक्टली बताया है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। तो कफ प्रधान अवस्था फिर भी रहनी चाहिए। तो वार्धक्य अवस्था है लेकिन उसमें अगर कफ प्रधान अवस्था है, बहुत ज्यादा खांसी है रुग्ण में, श्वास कष्टता ज्यादा हो रही है, अवरोध हो रहा है, तो उसमें हम ताम्र गर्भपोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट जो पोटली है वो है त्रिधातु गर्भ पोटली। तो नाम ही जो बताता है त्रिधातु गर्भ है। इसमें 3 अलग अलग धातु इस्तेमाल किए जाते हैं, और 3 धातु कौन से है जो फेमस है 3 धातु का संयोग, वो है त्रिवंग भस्म। तो इनडायरेक्टली त्रिवंग भस्म की ही ये पोटली है। सिर्फ इसमें इंडिविजुअली अलग अलग भस्म लेना या फिर त्रिवंग भस्म डायरेक्टली डालना, ये दोनों विकल्प हो जाते हैं। तो नागवंग और यशद इनका भस्म, और डायरेक्टली रेडीमेड त्रिवंग भस्म। पारद भस्म, तो जैसे हमने डिस्कस किया पारद भस्म के जगह पे कज्जली या फिर मेनली रस सिंदूर ऐसे यूज होगा। विशुद्ध गंधक चूर्ण कम मात्रा में है, और सुवर्ण तंतुखंड बहुत अत्यल्प मात्रा में। ऐसे त्रिवंग से युक्त ऐसे ये पोटली हो जाएगी।
नेक्स्ट स्लाइड। उसका जो उपयोजन करना है तो त्रिवंग भस्म याद रख के उसके हिसाब से करना चाहिए। नाग युक्त कल्प हो जाता है, इसलिए नाग युक्त कल्प हो जाएगा तो थोड़ी सी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बट एक खासियत होती है, अकेले नाग से त्रिवंग बहुत सेफ है, ये आयुर्वेद की खासियत है। दोनों में है लेड ही, बट मॉडर्न साइंस में लेड किसी भी मेडिसिन में मिलता है 6 ppm के ऊपर तो वो टॉक्सिसिटी दिखाएगा, ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। बट इधर नाग भस्म में भी नाग होता है, त्रिवंग में भी नाग होता है, बट नाग भस्म अकेला इस्तेमाल करने के लिए बहुत रिस्की भी बन जाता है और बनाने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। हम भी आज तक ठीक से बना नहीं पाए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन त्रिवंग भस्म बहुत इस्तेमाल करने के लिए वैसे तो सेफ है और आसान भी है बनाने के लिए, तो ये पोटली भी एप्लीकेशन के लिए नाग युक्त कल्प की एक अच्छा विकल्प हो जाती है। मात्रा जो है वो अर्धा से 2 गुंजा भी ग्रंथ ने बताई है, लेकिन जैसे कहा आज के सिनारियो में 2 गुंजा इतना डोज बहुत अत्यल्प समय में ही आप करोगे, शायद मिनिमम डोज में यूज करना ही अच्छा रहेगा। जैसे 30 राउंड्स दिन में 2 बार या 1 बार भी काफी हो जाएगा बहुत सारे रुग्ण में। 30 राउंड्स अगर सिर्फ रसायन काल में देते तो भी काफी हो सकता है। मैक्सिमम 2 राउंड्स, और बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो 30 के 4 राउंड या 60 के 2 राउंड्स ऐसे हम दिन में दे सकते हैं। मधु, तुलसी, स्वरस ऐसे द्रव्य बताए ही है अनुपान में, उसका एक अच्छा निर्माण में भी उपयुक्त होता है, और अनुपान में भी ऐसे द्रव्य है हरिद्रास वरस। तो हरिद्रास वरस के साथ ये बहुत अच्छे गुण दिखाएगी। मारण भी बहुत बार उसका हरिद्रा से ही किया हुआ होता है त्रिवंग का। तो काल रसायन या अपान काल में अगर प्रदर वगैरह जैसे अवस्था में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो लोह गर्भ, सॉरी त्रिधातु गर्भ जो त्रिवंग युक्त है, इसका मेनली ग्रंथ में जो बताया है वो है प्रमेह, पुतिमेह, प्रदर और शुक्र दोष। तो ऑफकोर्स नाग और वंग युक्त द्रव्य कल्प है, तो इसलिए शुक्र स्तंभक होता है बहुत अच्छा। तो त्रिवंग की जो ये त्रिधातु पोटली है, ये एज अ शुक्र स्तंभक आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। पूती में जैसे कंडीशंस, तो मेनली पूती में जैसी यानी टिपिकली आज नहीं आएगी, बहुत बहुत बार आज सामने आने वाली यूटीआई जैसे कंडीशंस है, या फिर जिसमें यूरिन से अगर पस से ज्यादा आ जा रहा है, ऐसे कंडीशन जब रहते हैं तब उस जगह पे ये त्रिधातु गर्भपोटली ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगा। प्रदर की अवस्थाओं में बहुत अच्छा काम करता है। वैसे देखने जाएंगे तो स्त्री रोग के मेनली गर्भाशय से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी कल व्याधियों पे त्रिधातु या त्रिवंग भस्म कुछ ना कुछ हद तक काम करता ही है। लेकिन जब ये कल व्याधियां कफ प्रधान होगी, जैसे श्वेत स्राव जैसे कंडीशंस है, ऐसे कंडीशंस में प्रदर अगर में ऐसे कंडीशंस मिलती है, या ग्रंथिभूत पुति पूय युक्त आर्तरोस्राव ऐसे अगर कंडीशंस है, तो उसमें त्रिधातु गर्भपोटली ये बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। और ऐसे ही युक्त प्रमेह जिसमें अलग अलग मूत्र से पूय जाना, शुक्र जाना, ऐसी अगर अवस्थाएं मिल रही है रुग्ण में प्रमेह के साथ, या वैसे ही यूटीआई अगर बार बार हो रहे हैं, या फिर शरीर में ही ओवरऑल बिकॉज ऑफ ये प्रमेह के वजह से, या आज के टिपिकल डायबिटीज के वजह से भी अगर इन्फेक्शियस कंडीशंस ज्यादा शरीर में दिख रहे हैं, तो ऐसे जगह पे बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो कल्प है वो वैसे तो टिपिकली धातु गर्भ नहीं है, बट गर्भपोटली में से इसलिए रखा है इसके साथ। ये है प्रवाल गर्भपोटली। तो प्रवाल गर्भपोटली और एक ऐसे कल्प है जो प्रैक्टिस में खुद के हमने ज्यादा बार यूज किया है। तो जैसे लोह गर्भ भी यूज होता है, हेम गर्भ या सुवर्ण सुद बहुत बार यूज होता है, लक्ष्मी विलास होता है, वैसे एक प्रवाल गर्भ भी है जो बहुत अच्छा आसान कल्प है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। प्रवाल गर्भ एक ही प्रवाल का नहीं है, लेकिन उसमें प्रवाल, मुक्ता, कपर्द, शंख, ये सभी भस्म, उससे भी ज्यादा क्वांटिटी में गोदंती भस्म, पारद भस्म यानी उसके जगह पे रस सिंदूर, गंधक का चूर्ण और सुवर्ण अल्प मात्रा में सुवर्ण, ऐसे सभी द्रव्य इस पोटली में आ जाते हैं। सो ओवरऑल वैसे कह सकते हैं कि सुधा वर्ग ऑलमोस्ट इसमें आ जाता है, या प्रवाल पंचामृत के जो महत्वपूर्ण घटक है वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ गोदंती भस्म भी है। तो ये महत्वपूर्ण एडिशन है इस पोटली में होने वाली। नेक्स्ट स्लाइड। एक ही लाइन है ग्रंथोक्त, अगर कुछ सोचना है इस पोटली के बारे में तो डल्लन की जो लाइन है, या एव पुरुष धरा कला सा एव अस्थि धरा कला।
तो इस सूत्र पे बहुत अच्छी काम करने वाली यानी प्रवाल गर्भ पोटली हो जाती है। मेनली एक सूत्र इस्तेमाल होता है ज्यादा करके उपयुक्तता, वो है बाल रोग में, जिधर दंतोद्भेद की अवस्थाएं रहती है और उसके साथ अतिसार रहता है। तो अस्थि धातु पे शरीर में काम चालू होता है और उसके साथ अतिसार जैसे लक्षण रुग्ण में आते हैं, तब जनरली वृद्धवैद्यावस्था परंपरा में प्रवाल ये द्रव्य ड्रग ऑफ चॉइस बना हुआ है। लेकिन अभी हमने खुद ये पढ़ने के बाद ग्रंथ में से पोटली उस जगह पे प्रवाल गर्भ ही इस्तेमाल करना चालू किया है और वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक तो उसमें पूरा ही सुधा वर्ग आ जाता है। तो दोनों तरीके से, एक तो अस्थि धातु जैसे सामान्य दिखाने वाले जो सुधा वर्ग है वो इसमें है। दूसरी चीज है उसके वजह से अतिसार रोकने के लिए, पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। गोदंती भस्म के वजह से बाल रोग में बहुत अच्छा काम करने वाला, पित्त शमन करने वाला, जी लीन अगर पित्त है और उसके वजह से थोड़ा थोड़ा ज्वर जैसे प्रतीति होती है तो वो कम करने वाला, शिरशूल जैसे अवस्था कम करने वाला, ऐसे भी एक कल्प बन जाता है। और इसी वजह से वो बाल रोग में बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और प्रवाल की जगह पे प्रवाल गर्भ ही पूरा यूज करते हैं। इसके साथ मैं मेरी प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल करता हूँ वो अलग बात यह है कि थोड़ी सी मात्रा में उसके साथ अतिविषा डालते हैं। तो अनुपान जो लेंगे, मधु लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा अतिविषा का चूर्ण या फिर पहले अब प्रवाल गर्भ को घिसना है, बाद में उसमें अतिविषा का चूर्ण ऐड करना है। तो उसके वजह से दंतोद्भेद जैसी अवस्था भी या अदरवाइज भी रुग्ण में जब शूल अल्प मात्रा में रहता है दंत की जगह पे वगैरह, अतिसार रहता है, थोड़ा ज्वर रहता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। मात्रा जो ग्रंथ है, नेक्स्ट स्लाइड, ग्रंथोक्त जो मात्रा बताई हुई है ये अर्धगुंजा से एक गुंजा ही बताई हुई है। तो 30 आवर्त तक इसकी मात्रा जा सकती है दो काल में। तो एक गुंजा अगर देनी है तो दो काल में 30-30 आवर्त इतने देने चाहिए। सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई मेरे मुझसे है। ग्रंथोक्त मात्रा 30, एक गुंजा नहीं है मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 गुंजा भी है। सो बहुत बड़ी मात्रा में भी दे सकते हैं, लेकिन नॉट बाल रोग। अगर एडल्ट रुग्ण है तो उसमें ऑलमोस्ट 120 राउंड्स 3 बार, 5 बार या 6 बार, इतनी भी बड़ी मात्रा इसकी यूज हो सकती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार। बहुत बार उसकी जरूरत 30 आवर तो 2 बार भी देंगे तो भी काफी हो जाता है। आर्द्रोक्सोरस के साथ दे सकते हैं, ग्रंथ में आया है चित्रकसोरस के साथ भी ये दे सकते हैं, या एप्लीकेशन के लिए आसान बाल रुग्ण में दुग्ध के साथ बहुत आसानी से दे सकते हैं रब करके। और रसायन और व्यानोदान काल में जनरली दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्रंथोक्त तो इसकी जो फलश्रुति है यह है पांडु, उदर, श्वास, कास और गुल्म। तो पांडु या उदर ऐसी अवस्था थोड़ी अलग है जो हम जनरली सिर्फ सुधा वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन पांडु या उदर विकृति के वजह से अगर पांडुत्व आ रहा है, श्वासकाश जैसे विकृति आ रही है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। प्रवाल पंचामृत भी ऐसे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं हम, गुल्म भी है इसमें। तो प्रवाल पंचामृत जैसे ही इंग्रेडिएंट्स इसमें है, सो कुछ हद तक वैसे ही फलश्रुति भी दिख रही है। गुल्म भी है, अल्प मात्रा में भेदन का कार्य भी हो जाएगा, और उधर अग्निमांद्य जो है वो दूर करके रक्त धातु पे भी काम करेगी, पित्त शमन भी करेगी। तो उधर में और उसके वजह से आने वाले श्वासकाश जनरली पित्तज श्वासकाश में भी यूज होगी इंडिविजुअली, बट उधर के वजह से अगर श्वासकाश, पांडुत्व ऐसी चीजें दिख रही है तो उसमें भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल इसका हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। और ये आज के हमारे अध्ययन की गर्भ पोटलियों में से लास्ट पोटली है, ये है तार गर्भ पोटली। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अध्ययन के लिए इधर रखी है, बाकी सब पोटलियां हम बना रहे हैं, हम अभी तक यूज भी कर रहे हैं और धीरे धीरे अध्ययन उसका बढ़ाते जा रहे हैं, अध्ययन और क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी। लेकिन तार गर्भ आज तक हमने बनाई नहीं है, अभी बनेगी शायद एक आध महीने में। उसके बाद उसका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है सतीश सर का, उनके सेशन में ऐसे केसेस है जिसमें उन्होंने तार गर्भ इस्तेमाल किए, तो आपको नॉलेज तो उसका एप्लीकेबिलिटी का मिल ही जाएगा। मैं सिर्फ ग्रंथोक्त तो उसकी बातें थेरोटिकली ही अभी बता रहा हूँ कि रौप्य भस्म 10 कर्ष, पारद भस्म 1 कर्ष, यानी रस सिंदूरी इसलिए आ जाएगा उसके साथ, और विशुद्ध गंधक चूर्ण अल्प मात्रा में, और उससे भी अल्प मात्रा में सुवर्ण भस्म, इससे ये पोटली बनती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसको आसानी से समझने के लिए ग्रंथोक्त अगर सूत्र देखने हैं तो पारद के साथ जब रौप्य रहता है तब कहा हुआ है रौप्येण पित्तामयान हरित रसा।
पित्तज व्याधियों पे रौप्य भस्म पारद के साथ अगर होगा तो अच्छा काम करता है। और एक्चुअली ग्रंथोक्त फलश्रुति जो है रौप्य भस्म की, उसमें भी उन्होंने पित्त विकृति ऐसे वर्ड यूज किया है, तो दोनों टैली हो जाता है कि पित्त प्राधान्य में रौप्य भस्म इस्तेमाल करके चलता है। और रजतम दीर्घ रोगग्नम ऐसे एक महत्वपूर्ण सूत्र है ग्रंथ का। तो दीर्घ रोग अगर है रुग्ण में, बहुत दिन से चल रहे हैं लेकिन वो बहुत अभी दारुण रूप ले रहे हैं अगर रुग्ण में, तो ऐसे जगह पे रजत इस्तेमाल होता है। जनरली रजत मज्जागत अवस्थाओं में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए रौप्य गर्भपुट्टली मज्जागत विकृति में और आजकल इसलिए न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है रौप्य भस्म या रौप्य गर्भपुट्टलिया। और उसमें जब पित्त का अनुबंध होता है, तो इसके लिए और एक सूत्र अगर हेमाद्रि का दिखना है तो यावे पित्तद्रह कला सायव मज्जद्रह कला जो ग्रंथ में कहा है, उस पे एप्ट ये पोट्टली रहेगी कि जब पित्त विकृति की वजह से धीरे धीरे अगर मज्जा विकृति आ रही है तो उसमें रौप्य गर्भ पोट्टली बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि उस दोनों साइड पे काम करने वाला ऐसे ये रौप्य द्रव्य। और एक खासियत है रौप्य गर्भ पोट्टली की कि एक ग्रंथ में कहा हुआ है आयुर्वेद प्रकाश में कि रौप्य भस्म अकेला यूज नहीं करना चाहिए, उससे श्वित्र हो सकता है, लेकिन कल्प में वो इस्तेमाल हो सकता है। बट आपको मैक्सिमम रौप्य के ही गुण चाहिए अकेले, और कल्प कल्प बहुत बड़ा नहीं यूज करना है, तो रौप्य गर्भ आसान हो जाता है क्योंकि ये कल्प ही है। ग्रंथोक्त कल्प है तो ऑफकोर्स उसको वैसे साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, बट मैक्सिमम क्वांटिटी में इसमें रौप्य ही है, तो कोई भी अनवांटेड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे, बट रौप्य का आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसमें देख सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मात्रा जो इसकी बताई हुई है वो अर्ध गुंजा से लेके एक गुंजा तक। सो आप मैक्सिमम क्वांटिटी अगर यूज करनी है तो 42 राउंड्स दिन में 3 बार, इतनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली 42 राउंड्स एक बार में भी काफी हो जाता है। अनुपान जनरली तुलसी स्वरस मधु या आर्द्रक स्वरस जैसे हो जाएगा। रसायन और व्यानुदान जैसे अवस्था काल में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी जो ग्रंथक तो फलश्रुति बताई हुई है वो है प्रमेह शुक्र दोष पित्त व्याधि और मूत्र व्याधि। तो पित्त व्याधि तो हमने डिस्कस की। पित्तज व्याधियों का ही दीर्घ रोगग्न भी हमने जो डिस्कस किया था। पित्त प्राधान्य अगर बहुत दिनों तक सालों तक अगर किसी रुग्ण में है, तो ग्रहणी अध्याय जब हम पढ़ते तब पता चलता है कि आम प्रदोषज अलग अलग व्याधियां अलग अलग जगह पे हो सकती है स्थान संश्रय के हिसाब से। तो गुद के जगह पे जाके अर्श हो सकता है, यकृत में जाके यकृत व्याधि हो सकती है, शिरो में जाके शिरो व्याधि हो सकती है, लेकिन बस्ती में जाके मूत्र व्याधि भी हो सकती है। तो ऐसी जब कंडीशन है जिधर बहुत सालों से पित्त विकृति की हिस्ट्री है, अम्ल पित्त जैसे हिस्ट्री है, और अभी मूत्र व्याधि हो रहे हैं, तो उस जगह पे मूत्र कुर्चता है, मूत्राघात है, तो इस जगह पे रौप्य गर्भपोटली बहुत अच्छा एक विकल्प है। और उससे भी ज्यादा अच्छा यानी मूत्र व्याधियों में से बहुत बार सामने आने वाली वार्धक्य में जो प्रोस्टेटिक कैंसर जैसे कंडीशंस रहती है, ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगी रौप्य गर्भ पोटली, क्योंकि एक तो अल्प मात्रा में लेखन का कार्य भी दिखाती है। बहुत ऐसे वैद्य है जो अकेला रौप्य भी कैंसर ओवरऑल सभी कंडीशंस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एप्ट हो जाता है सभी फलश्रुति और ग्रंथोक्त वर्णन के हिसाब से जिधर पित्त विकृति का इतिहास और मूत्र कुशलता आई है। ऐसे कंडीशन जिधर प्रोस्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ऐसे अवस्थाओं में बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत बार उसके साथ शुक्र दोष का भी संबंध रहता है जो फलश्रुति में है, और प्रमेह में भी अच्छा काम दिखा सकती है, जिसमें फिर से मूत्र व्याधि और प्रमेह इसका संबंध हम सबको पता है। तो इस तरह से ये सभी गर्भपोटलियां हम आज देख रहे थे। मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया है कि अध्ययन के तौर पे लिया है। अभी इन डिटेल हम उसकी केसेस सुनेंगे सतीशा सर से, जो कि बहुत एक बड़ा अच्छा टॉपिक सर ले रहे हैं, जिससे हमें क्लिनिकल यूटिलिटी आज के ज़माने में जो पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आते हैं, मॉडर्न डायग्नोसिस लेके आते हैं, तब जो सोचना चाहिए उसके हिसाब से बहुत अच्छा आगे सुनने को मिलने वाला है। तो आज मैं इधर ही विराम लेना चाहूंगा और हैंड ओवर करेंगे आगे जाके सर से, सो दैट आप उस पर और ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि जैसे ग्रंथ कहते हैं मनसस्य समाधानम रस योगदावाप्यते, आज के सेशन से आप सभी के मन का कुछ हद तक समाधान हुआ होगा, ऐसा मैं समझ के अभी आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पार्थ सर। सो जैसे पार्थ सर ने सारे धातु गर्भ पोटली विस्तृत में वर्णन किए, स्पेसिफिकली लोह गर्भ और अभ्र गर्भ पोटली, इनका रसपंचक, रसवीर्य विपाक, गुणकर्म इत्यादि
डिटेल्ड वर्णन चार्ट्स के स्वरूप में किया था। तो वैसे ही इस लेक्चर से आप ये सीख ले सकते हैं कि आगे के जो पोर्टली हैं जिनका पूर्ण वर्णन टेबल के हिसाब से या रसपंचक के हिसाब से नहीं किया सर ने, तो वो आप एज अ होमवर्क लेके सारे पोर्टली का अभ्यास करके खुद ही वैसा टेबल खुद बना सकते हैं। सो हम जो इस लेक्चर में आपको डाउट्स रहेंगे वो लास्ट में ही हम लेंगे सेकंड सेशन होने के बाद। मैं वैद्य शिवानी भिंडे को आमंत्रित करता हूँ कि वैद्य सतीश रंजनानी सर का इंट्रोडक्शन दें। Namaste. Dr. Satisha Ranjanani sir has completed his MD with Rashastra in Bhaishaji Kalpana, and he is also expert in research in molecular biology. Sir's specialty is in the field of Ayurvedic herbo-mineral medicine preparations, and that too also customizing them according to the need of patients and diseases. Sir is also having a sound knowledge of Ayush hospital accreditation processes and the policy making. Sir is presently working as a senior consultant at Moksha Integrated Medical and Rehabilitation Center, Bangalore. Few of Sir's core interesting area are autoimmune disorders, neurodegenerative and neurological disorders, musculoskeletal diseases, and pain management. I welcome you, sir, on behalf of Rasraday Pharmacy, and we hope that your insights will be beneficial for all the listeners. Thank you, sir. So, first of all, extremely sorry. Due to some emergency, I've been traveling, but still, I wanted to, attend this meeting and put my input. So that's how I'm in a car. Sorry for that. Extremely sorry. And namaste, and thanks for my introduction. So, without wasting a time, I'm going to start my topic. So, I'm associated with Dr. Parth Kale since almost 1.5 to 2 years, and I'm also using his Portly Kalpana. Apart from that, I have my own few Portly preparation and all those things. So today's topic will be on certain mixed autoimmune diseases, metabolic syndrome, and organ failure cases. I'll be dealing with those cases, and you'll be seeing a lot of as evidence based. You'll have all those documentary evidences which is attached. Okay, next slide, please. So the first of all, this is a Lichen planus case. So the 9-year-old girl, she came with a history of more than 6 months. All over body there was a dark brownish rashes, as well as it was oozing, itching, burning sensation, and surprisingly within the span of 15 to 20 days, which was only restricted to the legs and hands, which spread to the all over body, including face as well as trunk and entire chest area. And also she had a loss of appetite and always feverish feeling was there. So this was the presentation. And in between, in this among the 6 months, she met with them 2 to 3 the different the skin specialist and all those things. Initially, it was been diagnosed as a psoriasis. Then afterwards, it is being diagnosed as a lichen planus. Eventually, she's been advised biopsy, but the parents doesn't want it to go. Then finally, when she came to me, then when I analyzed the case, she has already used disease modifying drugs, which was the two generic. One is the salicylic acid, and another thing is methotrexate. Also, she was on a high doses of Vizalon, almost 50 mg twice a day she used to take. In spite of that, her symptoms were not really in control. So our plan was, next slide please. So this is a presentation. You can later on you can get this PowerPoint and you can go through it. So if you zoom it, you will see the lot of oozing from the hand and the legs, whereas on the abdomen it was a mixed presentation where it was a totally dry type and severe itching was there. So then our initial plan I didn't ask for any investigation because already they were done almost all investigations and everything. Then my plan was initially with the medicaments, which was Vranopahari Potali. Next slide, please. So the Vranopahari Potali,
then Patalokataranyadi Kashaya, Arogyavardhinivati. These are the internal medication was planned for the first 1 week. Then the Uranapari Potali, I gave 30 rounds twice a day. Patalokataranyadi Kashaya was given 15 ml BD, and Arogyavardhinivati 2 BD along with warm water. Then Triphala and Panchavalkala application was given all over body, and which was kept almost 20 to 25 minutes. As a Lepakalpana, how Acharya explains, apply it and till you should wait for the till it get dry, then immediately you should rinse it off. So on that particular background, which was given within the 5 days, almost oozing was stopped from hand and legs. Then slowly the rashes started to dry up. So then after the 5 days, the way we moved to particularly Taragarbha Potali, Vishagarbha Potali was added on. Then we discontinued the Arogyavardhinivati. So when Tamragarbha Potali and Vishagarbha Potali was added, within the 15 days, there was a tremendous amount of result. There was a absolutely next for few photos people are going to see. There was absolute means all the rashes were dried up. Then there was no itching, no burning sensation. The loss of appetite was completely got reversed. The child started to eat very well. Then there was no complaint of anything related to the metabolism. Also, surprisingly, what feverish feeling she had it within the 7 to 8 days, which was completely disappeared, and she started to go to the school as well. So otherwise, she had always the some sort of a dull. Her appearances were always dull. She doesn't feel good. There was some sort of a the fatigueness which was set in. Then within 12th on the 12th day, we were able to first of all I stopped methotrexate and salicylic acid on the day first itself, but steroids I didn't take a chance to stop suddenly, whereas I tapered it step by step. Next slide, please. Yeah. So these are the post photos after the 12 days. You can see the presentation. So if you concentrate on the towards the sole area where there was a thick scaling and there was a lot of cracks with heavy oozing was there, which was completely dried up, and you can see the new epithelial cell growth. Similarly on the hand and abdomen as well. So for the privacy reason, we didn't take photos of face. So now coming to the here, when after the 10 days, I kept receiving a call. These are the usually you one need to know. After the 10 days, I kept receiving a call in a day almost twice from her mother, child's mother, saying that there is this odd itching is there, but whenever she is trying to itch it, there is no relief. So in this kind of a condition, you need to call the patient and you need to examine, is there any changes in the skin appearance? So definitely there was a lot of changes in the lot of parts of body. Wherever there is a new epithelial skin growth is there, kid was having especially ant crawling sensation. So that particular ant crawling sensation doesn't just subside with itching. So that is a one positive sign you will be seeing when the new epithelial cell start to appear on the body. So this girl also had, after the 10 days, she started to tell there is some odd itching, but it is not, it doesn't go as soon as we itch. So that was her this thing. Still, patient is under the complete remission. It is almost a month now. Only now patient is taking Tamragarbha Potali, Vishagarbha Potali. Tamragarbha Potali presently 20 rounds BD, Vishagarbha Potali 7 rounds BD. So this is how presently the child is taking these two medications, and at bedtime there is something called as Madibhadraka Gulam. These are the three medications as a follow-up she is taking, and of course, from the day first, I stopped entire application means using of any soap. Kid is using only Panchavalkala and Triphala powder for the application. Then kid take a bath. Then afterwards, Jivantyadhyamakam is being applied. This is the overall management it is done in the Leach and Planus. By touchwood,
till the date the disease under the remission. So she will be on a normally. Now, what is going to happen in the future? So now, slowly, we are going to taper it off Vishagarbha Potali as well. Then Tamragarbha Potali and Abragarbha Potali will be given after the span of 42 days. After the 42 days of this thing, if there is no disease activity at all, if activity becomes zero, then Abragarbha Potali we are going to add on. Then along with that, Tamragarbha Potali will be supportive. So like this treatment will be planned. This is a in nutshell about the entire management of the lichen planus in this girl. So we have to add on Abragarbha Potali. Once we are going to add on the Abragarbha Potali, so how she is going to respond, what will be the response, we have to see it. Next slide, please. Okay. So next case is ulcerative colitis with a recurrent fistula. So this is a 32 years old man having ulcerative colitis since many years and recurrent fistula. The fistula he is operated almost 5 to 6 times in in a different even through the Ayurveda he operated, through allopathic he operated, but fistula was kept reoccurring, and ulcerative colitis along with he had a proctitis. So the main complaints were pus discharge whenever he passed the flatus, then there is a bleeding per rectum, then there is a loss of appetite, burning sensation, pus discharge from the fistula. These were the main complaint, and he was even unable to go to the work also on almost in a month. 10 to 12 days he is on a leave, medical leave. Because of his condition, the pain was bothering him. All these things were symptoms were there, and abdominal cramps, followed by disintegrated stool on and off. It was kept. It was these symptoms are kept on fluctuating. So next slide. So you can see this case I haven't examined directly, which was managed. This case was managed by one of my junior doctor in the other part of India, and this is a clinical history one side, and this is the new sigmoidoscopy and rectoscopy photos. So you can see the proctitis and rectum also been inflamed, and some part of the because the sigmoid colon. So some part of the colon also you can see already there is a ulceration and all those things. There was active lesions everywhere. Next slide, please. So here, okay, what was the case dissection being done? See, any case when it comes, the case dissection is very important. Whether how the case, particularly the means the on the order, how the case been put up, or what are the symptomatically how the case was derived. So when we started to dig out the past history, so we came to know the patient started to have ulcerative colitis symptoms, which went on. After almost 6 to 8 months later of his symptomatic issues, he's been diagnosed as a ulcerative colitis. And he kept on taking a lot of different varieties of medication for ulcerative colitis. The post-ulcerative colitis been diagnosed, and he started to experience almost 1.5 years later. He is initially directly had a perineal abscess, and which is converted into eventually fistula. And finally, he's been operated. Then for some days he is all right. Then again, repeatedly he will have pus discharge and all those things. This particular, cycle kept on repeating. Neither his ulcerative colitis symptoms came under control or the fistula. So, which was keep on going. So, what was our initial plan? The Suvarna Parpati along with the Pravala Panchamrita in empty stomach BD dose we planned, and Tamragarbha Potali and Shilagarbha Potali was my ultimate choice for his fistula. So, also the Pravalagarbha Potali, you need to scrape it, then mix with a Jatadi Taila and have to push it into the rectum like a Matravasti. This was the initial, this is the major plan what we did it, and along with that, obviously the dietary recommendations were there. So by giving this, within almost in between 15 to 20 days, the patient symptomatically absolutely become all right.
The bleeding stopped, I think, on the third or fourth day itself. Bleeding stopped from the anal canal. Then the first discharge came under control on the 8th day. The pain, everything started to disappear. By the end of the 15 days, the patient was eventually absolutely all right. He started to ask when we are going to stop the medication. So that was another headache we supposed to deal already. Whatever we train the mind of the patient, but still patient started to ask when we are going to stop medication. But anyway, the still patient is under the the follow-up medication, and luckily till the date no pus discharge from the fistula tract. Even there is no mucus discharge. Then abdominal cramps, the whatever colitis symptoms you have, classical colitis symptoms, everything is symptomatically is all right. So the plan is after the 90 days, means that is almost like after uh, 3 months of time, we are going to repeat the sigmoidoscopy, colonoscopy, and we are going to see what is the condition of ulcerative colitis. Now, going back, in many cases, in the ulcerative colitis, the Suvarna Parpati, Pravala Panchamrita, and Tamragarbha Potali will give you long-lasting result. And initial days, you can plan up Suvarna Parpati. Then later on, you can switch over to the Tamragarbha Potali. There will be an ulceration will be healed really very well, and even the bleeding will stop. You can see the contradiction with contradictions like the tamra is not meant for pitta disorders and all those things, but here the concepts are very very different when it comes to ulcerative colitis. So here, although it is a pitta pradhana, but here there is ulceration and all those things. The tamra is the one thing which acts as a ropaka. Lekhana means it does the Lekhana properties. Then afterwards, it also helps in Ropana action. So that is how many doctors are succeeded in with the Tamragarbha Potali. They, for the Kshara Sutras, the last quote they do with the Tamragarbha, and they use it in for the fistulectomy as well as in the piles and all those things. Similarly, in the ulcerative colitis, in my practice, I keep using Tamragarbha is my major choice of the medication. Along with that, I may give it the Pravala Garbha Potali or Pravala Panchamrita. So Anupana, I will keep changing it. Eventually, till the date, the patient is absolutely comfortable. I think after using our medication within the 7 to 8 days, the patient resumed back to his work. So till the date, patient is absolutely fine. And coming to ulcerative colitis related fistula when the person develop, I noticed even Kshara Sutra, you doing Kshara Sutras also, person still there will be a the reoccurrence of fistula. I keep noticing their internal medications are very very necessary, and my best drug of choice is Shilagarbha Potali, always in the fistula. Any varieties of fistula, Shilagarbha Potali is one straight drug. You can take it. Along with that, side by side other drugs you can add on, and Anupana you can take a call on Anupana depend upon the UTR patient symptoms. So it is up to you. But Shilagarbha Potali is like a first important line of treatment or important drug of choice in the fistula tracts. Next slide, please. Next slide, please. Okay, so you can see the as I told, it is the case is dealt by one of my this thing. So the next is multi-organ failure. This is a quite interesting case. She's a 70 years old lady. She went to the hospital with a pain in the almost below the 10th and 11th rib cage. There was a pain. Along with the pain, she means she sustained with a 2 days pain. Then when eventually she started to face mild loss of appetite, she informed the relatives. So they took her to the hospital. So in hospital, one by one investigations are started, and she found to be having there is this splenic abscess. Initial first 1 week prior CT scan report showed there is some echoic area which is abscess or
some kind of a collection. They were not sure, but eventually the next after the 1 week, it has been diagnosed as a splenic abscess. There is a splenomegaly, splenic abscess, liver parenchymal changes. There is a liver, there is a ascites, almost like a 200 ml collection is there. Then pleural effusion, cardiac effusion. Then obviously there was a LFT was deranged, SGOT-ACPT was high, the bilirubin almost 3.5, then low platelet count. And believe me, patient didn't had any, not even one symptom. She was healthy and absolutely hale and healthy. She was eating, her motions were clear, everything, not even vomiting, nothing. Just 2 days pain, and these are the things diagnosed. And when they started to do the radiological investigation and all those things, and she met with the atrial fibrillation there only, and she had 2 attacks of severe atrial fibrillation, and which was managed conservatively, and they kept. So now the patient relative took 1 week to give the consent for the splenic abscess removal. So by that time again, when they did the repeated CT abdomen and thorax, they found to be splenic abscess is growing up, and they told it's going to be a high risk case. So this is a overall features of the patient, and also patient had a diabetes and hypertension as a pre-existing disease. Next slide, please. So this is a day 1 investigation report. You can go through. Next slide. Okay, so now what was our plan? So it was a really high risk case, and patient relative doesn't wanted to give a consent whether what is going to happen with the surgery. They were not sure. So the case came to me. Then I told there is a 5% chance once we start the medication. Also there is a 5% chance they may need to operate on an emergency, because if the spleen abscess is going to burst inside only, then it is acute abdomen. So to manage that, they should be ready. With that consent, we started the medication. So the drug of choice was Rudraga Chintamani, Tamragarbha Potali, Vishagarbha Potali, Ekrit Pleharilasa, and Punanadi Kashaya. So Rudraga Chintamani in the Rasayana Kala, which is given, because in atrial fibrillation, even ectopic beats and all those things, Rudraga Chintamani from the Dudh Papeshwar company, which is really works very well. So she was on that every day morning 1 dose. Then Tamragarbha, Vishagarbha, along with the Punarnavadi Kashaya, which was given morning 1 dose, evening 1 dose. The 3 times a day it was given. Then afterwards, Ekrit Pleharilasa 1 TID, which was given. So this is how arrangement's been done. Then 3rd day, and a very important thing is the patient was absolutely on goat milk, no other food at all. 7 days absolutely on the goat milk. So next slide, please. Okay, this is a day 8 report after the 7 days when we took the scan as well as blood test. You can see the platelet from 80,000 to, which is jumped to 1,23,000. Then apart from splenomegaly, that particular collection in the ascitic fluid collection is absolutely 0. Then pleural effusion is not there. Liver parenchymal changes, the radiologist, because I personally spoke to the radiologist, I won't appreciate any parenchymal changes. It looks perfectly fine. Then size of the liver is also changed. So apart from splenomegaly, everything is been reversed, including bilirubin, LFT, deranged LFT also is coming to the normalcy. And from the 4th day onwards, the patient started to say pain almost 0. Otherwise, whenever she is sitting for 10 minutes, there is a pain in the intercostal space, lying down, turning to the sides, this side, that side, it is to pain, give a pain a lot. So she is symptomatically fine, she is eating well. Then the radiological investigation, blood investigation, everything shows normal. So now this is just after the 8 days. Now she's on now Rudraga Chintamani, again only 1 tablet per day. Then remaining Tamragarbha, Vishagarbha, Ekrit Pleharilasa, Rasa, we will continue for another 15 days. After 15 days, we are going to
we are planning to get the CT abdomen done. So in this particular case, even if you ask me, apart from pain and mild loss of appetite, there was nothing. Believe me, there was no cough. She was able to climb the stairs for almost two floors. She was absolutely fine. Even this case has been taken to the surprise because without symptom, where means it looks like she had a immune compromised state of body. Means if this case was not found because of pain, she could have landed up in a metabolic encephalopathy, and treating a metabolic encephalopathy in acute stage is not really pleasurable, which takes gives lot of challenges to the physician. So this is a one among the case. So I took a call to present in front of all of you. So this is the only 8th day report I am putting it. So in the future, if time permits, definitely I will share the what are the developments about this case. So, slide please. Okay, so this is again HLA B27 with inflammatory changes in the LS spine as well as severe bilateral sacroiliitis. This person was unable to walk, the very limited range of movement and very limited way of walking. There is a video also, but because of with the size something, I'm unable to post it. So I will share the video. That's not a problem. The patient's complaint was pain. Morning to evening, he was even unable to, even we work on the pain scale, okay? So we asked them to give their feedback on the pain, the different pain scale with a different activity. So he said, I don't know. The resting pain, you say exertional pain, you say the pain. Every pain is same to me, and it is excruciating, and it is pin pricking all our body. I am unable to differentiate. That was his feedback, and his gait was absolutely changed completely. Then HLA-B27 came positive. Then MRI, you can see the MRI report is attached. There is the entire LS spine has been changed with a lot of inflammatory changes. Then stenotic changes are there. Then severe bilateral sacroiliitis is there. And his walking style, you can exactly in the bookish language, you can describe it. How the book says about the sacroiliitic cases walking. In the similar manner, this guy walking was there. So again, my first choice here will be Malagarbha The Malagarbha was it was a choice of drug, then followed by the Tamragarbha. See, the Malagarbha in any musculoskeletal and especially spine-related disorder, the Malagarbha is the first drug of choice for me. Then Tamragarbha, considering his autoimmune factor and HLA-B27 infection and all those things, the Tamragarbha is being selected. Then along with that, Asthimajja Pachaka, see the Malagarbha, Tamragarbha, which is given with a madhu, and particularly ginger juice. With this combination, Malagarbha and Tamragarbha was given. Then followed by the Asthimajja Kashaya. Asthimajja, whatever combinations are there, we made into infusion and we used to ask him to drink. So this was the prime choice of drug in his case. Then Sivanada Gugula and Rastaranda the Kashaya after food we gave. So within the 15 days, the patient started to walk straight. His gait changed entirely, and believe me, his LS spine range of movement is being increased. Then almost within the 15 days, his pain gradient reduced by 70%. Next slide, please. So this is the first report. Next slide, please. So on the day 20, the patient sent a feedback. Oh, what is this thing? And even the patient was in a very remote area. We were planning for Agni Karma and Vaitaranavasti, but the patient was unable to come. So without Vaitaranavasti and Agni Karma, the patient was able to
just with the medication he was able to walk. So sorry for the typo error. I don't want to do anything. Actually, he was able to walk for 1 kilometer at a stretch without any pain. That was the uh, means what is a we give a walk test to them. So in the walk test, the 1 kilometer walk he started to do. Because in the HLA-B27 and the sacro, the MRI changes, we won't be able to appreciate any changes in the MRI in the future also. Normally, we give more of a subjective parameters to study the improvement. So this is one among that. So he was able to walk for a 1 kilometer, and the day first, his walking capacity was less than 100 or 150 steps. Next slide, please. Okay. So again, it is once again, it is a pemphigus vulgaris, autoimmune disease. The pemphigus vulgaris was restricted to the only in the mouth. The patient came to me with a complaint of pemphigus vulgaris as well as low HP. The HP, there 1 or 2 point blood being transfused. Then he was on iron supplement, but still the blood means hemoglobin was not going up at all in the last 4-5 months. Then ulceration in the mouth was bothering him. So he had a loss of appetite, zero taste in the mouth, sensitiveness in the mouth. Due to that, he was unable to eat. With all these things, his blood, he was a diabetic and hypertensive. His all the diabetic medication as well as hypertensive medications were absolutely tapered off because the blood sugar started to fall so quickly because he was unable to eat anything. So with all those complaints, he came to us, and he is a 70 years old person. Next slide, please. So you can see because all the investigations were done in here. The patient was from Tamil Nadu, and he came to Bangalore also. He done his investigation here with a rheumatologist. So all the investigation papers were available. So I didn't again ask for any varieties of blood test. So this is a clinical history on the day first which is taken. Next slide, please. Okay, so in this case, the plan was Tamragarbha Potali, Manjishtadi Kashaya, Lohagarbha Potali. This is a prime drug which was which is chosen. Then along with that, Panchavalkala Gandusha or Kavaladharna, whatever you say, so which was taken in a day. Almost 6 times we asked him to do Panchavalkala Kashaya Dharana, and afterwards Triphala and honey being applied on the rashes. Then application of Triphala plus honey it was. Then I think we also given Avipatti at bedtime on an irregular basis, like on a kind of alternative days which was given. So the overall within the first follow-up within the 21 days, the 70 to 90% of mouth ulceration, means the pemphigus vulgaris, whatever ulcerations you say, everything was disappeared, and the patient started to appreciate the taste, and he started to eat very well. At the end of the 25 days, almost like within the 2.5 months, patient was absolutely fine. His hemoglobin went up to almost 8. Then no exertional dyspnea, nothing. Suddenly, the patient after 25 days, the patient stopped all the medication, and he was eventually patient was not done any follow-up. Again, after the 25 days, patient reapproached. I am experiencing some sort of a burning sensation in the mouth. Then we planned for a next total. We sat, we counseled the patient, what is the disease remission, how it is need to be done. Everything we explained once again, and the patient restarted on the Tamragarbha Potali, Lohagarbha Potali, and this time there is a Karim Birumbadi Kashaya. So because pemphigus vulgaris, all the rashes were ulcerations were disappeared. So only with the choice of Lohagarbha, Tamragarbha, we added Karim Birumbadi Kashaya, which is a Sahasra Yogam reference, which is used in treating anemia. So that combination was given, and the remaining everything is being tapered off. So along with that, the patient hemoglobin reached to 11.5. Next slide, please. So the post this thing. Next slide, please.
Yeah. So anyway, the patient next, you can see in the previous slide, it reached to the 11.5%, and almost there is no rashes or anything. Next slide, please. Okay. So even the last slide, what you see, how the improvement was there, and how he came for OPD follow-up and all those things as a documentary evidence. So till the date, recently also 1 month back, the patient's son messaged me saying that his father is absolutely fine, no disease remission, no ulceration in the mouth, hemoglobin fluctuating between 10.5 to 11.5, but he is able to eat. His uh, 5 kg he has been put on, and his blood sugar reached the stage of 160. So they restarted the diabetic medication, but his blood pressure is absolutely under control. So he is not using any antihypertensives. Even C-reactive protein ANA absolutely negative as of now. So this is about pemphigus vulgaris again. So this is the vasculitis case. I not hidden the name of the patient because they are okay to announce the name. Her name is Manju Rastogi. She is 70 plus years. So it has been referred by the one of the eminent neurosurgeon. So when she had a excruciating pain from the lower jaw to right side of the orbits, both the orbital pain was there, then tingling sensation, numbness in the both the feet. Then she had a even a certain time morphine injection was not giving her any sort of relief. So and extreme fatigue, then throat pain, even the swallowing water, swallowing saliva, swallowing food, everything was very difficult. And she was diagnosed a case of ANC, that is anti-neutrophil cytoplasmic antibody related vasculitis. Then hyperthyroidism on PTU treatment, which was stopped, but she was a case of hyperthyroidism, hypertensive, rheumatoid fact. Means RA was highly positive. She had even a joint pain in the previous days. So the vasculitis was, in spite of all the the disease modifying drugs plus steroid, her pain was not at all subsiding. Even she had a morphine injection also here and there, but which was not giving relief at all. And in the before coming to me in the last 3 months, she was being hospitalized almost 7 times due to the cardiac issue, because vasculitis affects the cardiac issue. And she had once had a severe tachycardia. Another time she had the absolutely low BP, and this process was ongoing. Next slide. Okay, this is day first what I took my notes, because again I not done any investigation, because every bloody investigations were available to see, which was like a big Harrison book. Those many reports they were carrying. Next slide, please. Okay, so what was the plan? So now the medicines were planned: Brihatvata Chintamani, Rajata Garbhapotali, then Kaishora Gugulu, Amrutottar Kashaya. This was the first line of treatment. Brihatvata Chintamani, even I do prepare sometimes Brihatvata Chintamani in the form of potali, but in her case I used Brihatvata Chintamani again from the either it was Dudh Papeshwar or Unja, I am not sure. Totally Brihatvata Chintamani was used in the form of tablet only. Then Rajata Garbhapotali was the one more drug of choice. See, Rajata Garbhapotali was the means which was chosen just because of Udakava Srotas. In Udakava Srotas concept, considering Udakava Srotas, the Rajata is the ultimate choice. So I do consider Srotas concept in deciding designing the medicine many times. Srotas, how the Doshadhatu has been considered, Srotas, on the basis of Srotas also you can have a choice of any medicine, not only potali, bhasma, sindoras, even for that matter, even Gugulu. These things can be chosen depend upon the Srotas. So the Rajata Garbhapotali was chosen, and
Amritottara Kashaya. Within 21 days, the 50 to 60% symptoms were reduced in the form of pain, numbness, everything. And in those 21 days, she not even took one morphine injection at all. Then her steroids were eventually tapered down because she started to experience lot of other problems. So even steroids were tapered off. So then afterwards, then after the 21 days, Bhratavata Chintamani Amritottara Kashaya was continued to be only one dose. Then Rajata Karpa Potali, along with honey I gave, and the followed by the Punarnavadi Mandura as a Anupana I gave. Then Kaishar Gugulu, one BD was given. So this kept on going for 2 months. By the end of the 2 months, almost all the allopathy medication were tapered off, all the disease modifying drug as well as the steroids were stopped. Then she was absolutely not in any pain. That facial pain is subsided. Then numbness was subsided. Even C-reactive protein almost came to the normalcy, means on the upper border. Then anti-nuclear antibody was under control. All the clinical parameters were well under the control. Next. So by the end of the May 2023, patient was again, everything was fine. May 23, she just came with again burning sensation in the sole, then particularly the stickiness in the throat and improper evacuation of the bowels. It has been treated symptomatically, but the patient under the remission with Rajata Garbhapotali as well as Abra Garbhapotali. So okay, again, one more thing I would like to add on. Where once the disease is under the remission, for the follow-up, always I go back to the Abra Garbhapotali as all the autoimmune condition. I will be putting them on a Abra Garbhapotali on a low dose for the follow-up. So here Rajata and Abra Garbha is my drug of choice for the follow-up. Next. So this is the how the disease means the case development. You can see at the clinical notes with a date, what are the changes came, how it came. Next. Okay. So this is a metabolic syndrome case. You can see the date. 12/8/2023, 36 years female patient came with her major complaint were weakness on walking for 10 minutes. Then there is a drained energy. Whenever she delays the meal for 15 to 20 minutes, she will have a drained energy. Then the particularly low energy to do low energy. Just after 10 days of her periods, she will have such a low energy. She need to sleep always. It was keep happening from the last 3 months. Then feels hungry after 2 hours. Then there was a drastic weight loss. These were the major complaint. She had it for almost 5 to 6 months. Then when I dig the history of gestational diabetes as well as gestational hypothyroidism, she had it, but still hypothyroidism was continuing post delivery also. She was taking 125 mcg of Thyronop. So here itself you can see the contradiction in her case. There is a weight loss is going on in spite of hypothyroidism, and she's on medicine already. Next slide, please. So these are the eventual my clinical note, and on the second visit also I put what is the improvement. Anyway, in the further slide I will explain. Next slide, please. Next. Oh, sorry, I think. Can you just go back, doctor? One more. One more, please. Sorry. Okay. I think the one slide is been missed. Okay. Sorry. So in our case, the choice of drugs were initially I gave Sutashekara Potali with Indukanta Kashaya and Indukanta Kashaya Suvarna means Sutashekara Potali plus Avipati Godanti Mishrana was given to her. So that was the first drug of choice.
Then after the first 1.5 month of follow-up, we prescribed her Abragarba, Lohagarba, Tamragarba. Means Tamragarba, Lohagarba with the Indukanta Dhruta, which was given. Then Lohagarba was continuously given. These are the major three drug of choice was given. So next slide, please. Next. Next, please. Yeah. So you can see the development on 12/8/23 when she came, when I asked for the investigation, TSH was 9.085. Okay, before explaining this, I will tell you all her thyroiditis, because in India, thyroiditis like Hashimoto's or Graves disease prevalence was very high. For the thyroiditis purpose, already I done antiglobulin, means that is the TPO level, TG level, then thyroid globulins, everything is being checked. All those are absolutely normal, okay? So contrary to her hypothyroidism, she is losing weight. On that particular background, Abragarba and Lohagarba was given. Then Tamragarba was the ultimate choice in her case for Agni purpose. So you can see the TSH 9.085, FBS was 136, and PPBS was 170 before commencing the treatment. The eventually next on a 10th month when she came, all her symptoms were symptomatically she was absolutely okay. The TSH was reduced, FBS came under control, then PPBS was absolutely under control. So by end of the March, her TSH 4.71 and also her thyroxines we tapered it down to only 25 mcg. From 125 mcg to 25 mcg she came. Then FBS is 99, then PPBS was 140, then HbA1c under the 6.5. Her fasting insulin was absolutely normal on the day first also. Presently also her fasting insulin is absolutely normal. So this is how along with the modern investigation, because we need to convince the patient as well what is the changes is coming now. She is not getting headache. She's going for a walk almost 4 to 5 kilometer per day. Then no tiredness, no fatigue, all these things. So her sleep pattern also was improved. Next slide. Okay. Yeah. Medicine. You can see here. Sorry. Indukanta and Sutashekara Potali Aragyavardhini was given, and all the next follow-up was now also presently also she is taking Lohagarba, Tamragarba, Abragarba. Lohagarba and Tamragarba she is almost taking 20 scrapings per dose. And she is taking a BD dose, and Abragarba 60 scraping per day she is taking. This is a entire medicine what she is till the date she is consuming, and she is absolutely fine. Otherwise her vitamin B12 is to be on the lower side. All these things biochemically also she corrected fully. Then symptomatically also she is absolutely in normal state now. In fact she gained about 2 kg now as of now. This is a one normal example for the long-term follow-up. So next slide, doctor. Yeah. So these are the cases I wanted to share. Session is free for question. If anybody would like to ask question, you are most welcome. Thank you so much. Case studies and usage of different Potali Kalpanas in your day-to-day practice. I'm sure that this surely raise doubts among many Vaidyas who has just started their practice, or the Vaidyas who haven't used Potali Kalpanas till now. That Potali Kalpanas can be used in their day-to-day OPD practices also. It can be definitely used in your day-to-day practice without any fear. Just be proper with your Vyadhi Nidan. So, sir has given examples of both cases in OPD cases as well as the different emergency cases. So, this lecture would be quite helpful for all of your Vaidyas. Please, you can ask your doubts by unmuting yourselves, or you can just comment in the chat box.
Good evening, sir. Yeah, good evening, Um, doctor. Tell me. um, I want to know what is the reference for Vranopahari Pottali Ras. See, the Vranopari Potali is not directly in the reference. So the same Vranopari Rasa, what is there in the classical text, I converted into Potali because I keep trying different, the same similar combination. For example, Brahatvata Chintamani also I convert into Potali because I find it very more potencified, the same medicine when we use it in the Potli form. Same, Vranopari Rasa, what is there in the classical text, I just converted into Potli. So, what is the reference of Vranopahari Ras? This I have not seen. Vranopari Rasa is from Vaishesha Ratnavali only. Okay, thank you, sir. Sir, I wanted to ask that you said you used Tamragarbha Potali in ulcerative colitis and Yeah. also in Pliha Vruddhi Rog. So I Yeah. wanted to ask ki, the Tamragarbha Potali is already Ushna and it is Huh. even increases the Pitta and vitiates it immediately. So how to use it in such a condition? See, ulcerative colitis definitely is a Pitta Ruddhi Roga, but because of the ulceration, you need when there is in ulcerative colitis, there is a Lekhana also needed for Urana Shodhana. It is not about Ropana, it is about Shodhana. In ulcerative colitis, as the name itself is ulcerated, so there as a Urana Shodhana agent and to improve the circulation, Tamragarbha Potali helps because it removes the particularly the Srotas, whatever Srotas Avaroda is there, it removes the Srota Avaroda. By that, it improves the circulation and by that, it helps in Shodhana afterwards. The like Pravada Garbha and all those things as a side by side you have to add for the Ropana purpose and all those things. The Tamra Garbha Potali in a just it is chosen for the to improve the blood circulation means the Sroto to remove the Sroto Avroda as well as for the Lekhana purpose means Rona Shodhana. Thank you, sir. Right. Good evening, sir. Good evening. Uh, Sir, I want to ask how long we can use this Potli Kalpana when the symptoms of the patient suffice also when they are not there, and can we still use Potli Kalpana, and if we can, how long? Come again. Which condition is that? Sir, I'm just asking generally that suppose we are using a particular Potli Kalpana for a particular disease, and the symptoms Uh, of that disease suffice in the patient. They are not anymore. So can we still use Potli Kalpana? And if we can, how long we can use Potli Kalpana? Okay. See, I would like to tell you with this question with any particular autoimmune disease. Okay. Now, take an example of particularly the vasculitis case only. Although her symptoms and everything is disappeared, she is on a very low dose of Rajata Garbhapotali till the date. She must be taking around 10 to 15 scraping per day. That is to put the disease under the remission. Along with that, like Abragarpa Potali, I add on Abragarpa Potali with the concept of particularly Abragarpa Potali, it helps in immune modulation. You can read the Rasaratna Samuchaya. There is a concept of particularly Abraka as a uh, means it helps in improving the particularly the memory cell. So where especially it helps in immune modulation of the cell. Abraka helps in immune modulation of the cells. So with that particular concept, I add on the Abragarapa Potali. Now coming back to your question, so when disease symptoms are well under control, they are not having any symptom, but still for the follow-up, I give almost like a 3 to 5 months to 6 months as a follow-up or a very low dose of medication. Till the date, I never have any problem with either any of the Potalis. I use it in a longer term with a very, very minimum dose, like, 10 scraping, 15 scraping per day. No problem at all. On a long run, you can use. And there are people who use, like, for the immunity sake.
So there is no harm in using it if the preparations are good. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Sorry. Any other question? Hello. Hello. Yes, Yeah. I think so. The questions are over. Yeah. A few questions are asked in chat box. I think so. One of them is Praval Pottali Matra in child. Up to easily in between anything between 5 to up to 10 scraping, I use it in a single dose, doctor. Up to 5 scraping is safely one can use it. And one question is, so how do you give Pottali to the patients in the form of powder or by rubbing stone? I think so. No, no, Yeah. no. I give the potally as itself, and I'll ask them to scrape it on the stone. I never make any powder or no capsule filling or anything. I just give it as a one potally. One more question, sir. How can we convert any formulation into Pottali form? Okay, so for example, now you take even Ekanga Virasa, I tried as a potally. Already it is there is a herbs in it. So what I do is I mix Rasasindura in a double extra quantity. Otherwise, the kajali, for example, if 10 gram of Ekanga Virasa, I add with around 2 grams of kajali. Then I add Suvarna Bhasma in a very, very light quantity, maybe 100 mg. Then I convert. I won't add Suvarna Tantu and all those things because I have a certain restriction in preparation. I add directly Suvarna Bhasma and I try my own potali in that way. In a few times, I add on Kasisa Bhasma also in a few of the preparation for better absorption. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay, so that's it. That's all. We have the questions in chat box. So Yeah. once again, thank you so much, sir, for joining Thank you, us doctor. and insightful lecture. Yeah. Thank you, doctor. Thanks for the opportunity and my means the whole for the whole team. I really I want to convey my thanks and especially thanks to the Dr. Path Kale to give me this platform. Thank you so much, sir. Thank you. So, I just announced that this meeting is over. Let's meet on next Sunday. The topic of the next lecture will be put in the Instagram channel and YouTube channel also. So let's meet on next Sunday. Thank you.